मेरी फियांसे जब मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई तब मैंने अपने बायस्ड फादर के दरवाजे पर दस्तक दी। इस हार्ट ब्रेक जगह जिंग बे को ट्विंस बिलियन एसेट्स के साथ छोड़ दिया और अपने सोशल फीड पर एक मोमेंट पोस्ट कर दिया। मेरी फियांसे मेरे भाई के साथ भाग गई। ये यंग मास्टर अब सिंगल और अवेलेबल है। साथ में जो पिक्चर अटैच थी वो मेरा एब्स शॉट था जिस पर 100,000 से ज्यादा खर्च हुए थे। अगले ही सेकंड उसकी फ्रेंड का क्वेश्चनिंग कॉल आ गया। शिन बुयू, क्या तुम पागल हो गई हो? फोनजियो इतना हैंडसम है कि कोई भी वुमन उसे पहली नजर में पसंद कर ले, यहाँ तक कि मैं भी उसे रेजिस्ट नहीं कर सकती। और तुमने उसे लव लाइफ में गैप देने की हिम्मत कर दी। जब शिन बू को पता चला कि मैं जा चुका हूँ, वह गुस्से से फट पड़ी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मेरा लोकेशन पता करने भेजा, लेकिन उसे जवाब मिला कि मैं पहले ही विदेश जा चुका हूँ। प्रेसिडेंट शिन, आपके स्टेटस के हिसाब से आपको कंट्री छोड़ने की अनुमति नहीं है। इस बार शायद उसने सच में आपको छोड़ दिया है। शनबाई की प्यूपल सिकुड़ गईं। अचानक उसे उस दिन क्लब में हुई कॉन्वर्सेशन याद आ गई। बाय, अभी अभी अपने लव नेस्ट से वापस आई हो ना? वह आदमी यूजुअली लिटिल वुल्फ डॉग की तरह वाइल्ड रहता है, किसी को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब वह तुम्हारे साथ होता है तो सॉफ्ट भी होता है और टफ भी। मेरा दिल इच करने लगता है। तुम उससे शादी कब करने वाली हो? मैं वहीं रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उम्मीद से भरा हुआ, लेकिन जो मैंने सुना वह था, बस टाइम पास कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसकी टोन बहुत हल्की थी। सिर्फ 7 शब्द कैजुअली बोले गए, लेकिन मेरे लिए वे 7 पॉइजन नाइव्स की तरह थे जो सीधे मेरे दिल में घुस गए। उसी समय प्राइवेट रूम में अजीब साइलेंस छा गया, यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड्स भी क्लियरली स्टन्ड थीं। पता नहीं कितना समय बीता, फिर किसी ने धीरे से साइलेंस तोड़ी। नो वे सिस्टर शिन, 3 साल हो गए, फिर भी आपके दिल में वही व्हाइट मूनलाइट है? व्हाइट मूनलाइट? मेरे दिमाग में बज हुआ और सब कुछ ब्लैंक हो गया। शिन बुयू के दिल में कोई व्हाइट मूनलाइट थी। मैं दरवाजे के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे किसी पपेट की स्ट्रिंग्स कट गई हों, बिल्कुल फ्रोजन। मैंने शिन बू को धीरे से कहते सुना, जब हम ब्रेकअप हुए थे उसने कहा था कि उसे 3 साल दो, वह ट्राई करना चाहता है। दूसरों ने भी कहा था कि मैं भी उसे ट्राई करूं। अगर हम अब भी एक दूसरे को पसंद करें तो वापस साथ आ जाएंगे। इसलिए मैंने वही किया जो वह चाहता था। 3 साल मैंने सब ट्राई किया। बोलते बोलते वह रुक गई। अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, यहाँ तक कि मेरी फिंगर टिप्स भी कांपने लगीं। इन 3 सालों में जो काउंटलेस टेंडर मोमेंट्स थे, वे सारे पल जब मुझे लगा कि हमारे दिल जुड़े हुए हैं, वह सब बस उसका एक्सपेरिमेंट था, किसी और इंसान को टेस्ट करने का एक्सपेरिमेंट। तो फिर फोंग शो का क्या? उसके पर्सनालिटी के हिसाब से अगर उसे पता चल गया तो, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही मैंने प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर मौजूद सब लोग चौंक गए। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं। मैं बस वहीं खड़ा था। मेरा चेहरा डरावनी हद तक पेल था। मैं मेन सीट पर बैठी उस औरत को घूर रहा था, लेकिन मेरी अचानक अपीयरेंस पर उसने कोई सरप्राइज या पैनिक नहीं दिखाया। उसके चेहरे पर अब भी वही अलूफ एक्सप्रेशन था। अगर उसे मेरे लिए जरा भी फीलिंग्स होती तो वह अब भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शिन बुयू, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? कहने के लिए कुछ नहीं है। तुमने जो सुना वही सच है। हम बस फूलिंग अराउंड कर रहे थे। मुझे हमेशा लगा कि तुम ये समझते हो। शिनलुआ ने तुमसे बेट लगाई थी कि वह लग्जरी कार्स के बदले मुझे जीत लेगा। तुम चाहो तो उनमें से कोई भी कार ले सकते हो, अगर लग्जरी कार्स काफी नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने कोट पॉकेट से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और धीरे से मेरे सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। यहाँ 100 मिलियन है। इसे पिछले 3 साल तक मेरे साथ रहने की पेमेंट समझ लो। आज के बाद हमारा रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म। इतना कहकर वह उठी और जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, मैंने अचानक उसका रिस्ट कसकर पकड़ लिया। शिन बुयू, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। ये कहते हुए मुझे इन 3 सालों की हर छोटी बड़ी बात याद आ रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया, अपना फोन निकाला और मुझे एक नया मैसेज दिखाया। उसका प्रीव्यू साफ मेरे सामने था। बायू, 3 साल। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे अब भी सिर्फ तुम ही पसंद हो। वापस साथ आ जाते हैं। उसी पल मुझे लगा मेरी पूरी दुनिया टूट गई। शिन बुयू कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही, फिर उसने धीरे धीरे मेरी उंगलियां हटाईं जो उसकी रिस्ट को कसकर पकड़े हुए थीं। सॉरी, मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं बची। वह मुड़ी और बड़े कदमों से चली गई। उसने कहा उसके पास फीलिंग्स नहीं थीं, तो इन 3 सालों में सिर्फ मैं ही फूल बना रहा। सिर्फ मैं ही इस प्ले में अपनी सारी सच्ची इमोशंस डालता रहा जिसे उसने डायरेक्ट किया था। मैं वहीं खड़ा अपनी खाली हैंड को देखता रह गया। अगले ही सेकंड मैंने अचानक कॉफी टेबल पर रखी महंगी फॉरेन लिकर उठाई और जोर से जमीन पर दे मारी। प्राइवेट रूम में मौजूद सभी लोग स्टन्ड रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर मुझे रोके। पता नहीं कितना समय बीत गया। मैं क्लब से बाहर निकल आया। रात की हवा चल रही थी। मेरा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था। मैंने अपने आंसू बेरहमी से पोंछे। एक टैक्सी रोकी। सामने वाली मेबाज का पीछा करो। मैं अपनी आंखों से उस इंसान को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में वह 3 साल से सोच रही है। वह व्हाइट मूनलाइट जिससे मेरी तुलना भी नहीं हो सकती। आखिर वह है कौन?
ड्राइवर ने देखा कि मेरी हालत खराब है। उसने ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की, बस एक्सेलरेटर दबाकर पीछे लग गया। लेकिन शिन बुयू, जो हमेशा काल्म और कंपोज्ड रहती थी और बहुत स्टेडिली ड्राइव करती थी, अब उसकी स्पीड साफ तौर पर ज्यादा तेज थी। ये देखकर मेरे दिल में फिर दर्द उठा। क्या वह अपने व्हाइट मूनलाइट से मिलने के लिए इतनी बेचैन है? आखिरकार कार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल्स लेवल पर जाकर रुकी। मैंने फेयर दिया, लड़खड़ाते हुए कार से उतरा और एक पिलर के पीछे छिप गया। मैंने शिन बुयू को एग्जिट के पास खड़ा देखा। फिर एक आदमी सूटकेस घसीटते हुए बाहर आया। जैसे ही मैंने उस आदमी का चेहरा देखा, मुझे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि शिन बुयू उसकी तरफ भागी। उसने अपनी आर्म्स खोलकर उसे स्टेडी तरीके से पकड़ लिया और सिर झुकाकर उसके बालों को किस किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह व्हाइट मूनलाइट कोई और नहीं बल्कि फोंग जून निकला। मेरा वही नॉमिनल भाई जिससे मैं इस जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ और जिससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। उस समय मेरी मदर की कार एक्सीडेंट में डेथ के आधे साल बाद ही मेरे फादर एक औरत को घर लेकर आए थे। वह औरत अपने साथ एक बेटा भी लाई थी जो मुझसे 3 साल बड़ा था। वही था फोंग। फादर ने समझाया कि वह औरत उनका फर्स्ट लव थी और फोंग उनका बायोलॉजिकल सन था। अगर उस समय मेरी मदर उन्हें छीन कर न ले जाती तो उनका फर्स्ट लव प्रेग्नेंट हालत में उनसे अलग न होती। लेकिन सच मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। उस समय फादर को बिजनेस शुरू करने के लिए फंड्स चाहिए थे। वह डेस्परेट थे, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वही खुद मेरी मदर के पास गए थे जो लंबे समय से उन्हें चेस कर रही थी। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी मदर्स फैमिली इन्वेस्टमेंट करेगी तो वह उससे शादी कर लेंगे। मेरी मदर ने उन्हें पैसे दिए, अपना पूरा प्यार दिया और बाद में कार एक्सीडेंट में अपनी जान देकर उन्हें बचा भी लिया। लेकिन बदले में क्या मिला? मेरी मदर्स बॉडी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि फादर ने उसकी डाउरी और इनहेरिटेंस को बेट्रोथल गिफ्ट बनाकर उसी सो कॉल्ड फर्स्ट लव से ग्रैंड शादी कर ली। वह जिसे चाहे प्यार कर सकते थे, लेकिन वह इंसान फोंग जून ही क्यों होना था? उसी दौरान शिन बुयू ने पहले ही फोंग का लगेज उठा लिया था। वे पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे किसी जुनून में मैंने दूसरी कार रोकी और उनका पीछा जारी रखा। क्योंकि मैं बहुत करीब से फॉलो कर रहा था, इसलिए आगे वाली कार के अंदर साफ देख पा रहा था। शिन बू सिर घुमाकर फोंग शुन से कुछ जेंटली कह रही थी। उसने नेचुरली हाथ बढ़ाकर फोंगस के कान के पास आए स्ट्रे हेयर को पीछे किया। इतनी टेंडरनेस मुझे 3 साल के रिलेशनशिप में कभी नहीं मिली थी। मैं सामने घूर रहा था, मेरी आंखें आंसुओं से ब्लर हो रही थीं। तभी सामने वाले इंटरसेक्शन पर अचानक एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक्स की चीख और कोलिजन्स की आवाजें लगातार गूंज उठीं। जिस टैक्सी में मैं बैठा था उसने अचानक सामने वाली कार को रियर एंड कर दिया। फिर पीछे से दूसरी व्हीकल ने उसे जोर से टक्कर मार दी। वह इमेंस इम्पैक्ट सीधे मुझ पर पड़ा। मुझे महसूस हुआ कि मेरा फॉरहेड सामने वाली सीट की बैक से जोर से टकराया। तेज दर्द, तुरंत ब्लड बहने लगा और मेरी साइट ब्लर हो गई। केओस और स्क्रीम्स के बीच मैंने शैटर्ड विंडो से बाहर देखा। आगे वही फेमिलियर मेबच थी। उसका डोर खुला। शिन बुयू सबसे पहले बाहर निकली। वह जल्दी से पैसेंजर साइड की तरफ गई, केयरफुली फोंग को बाहर निकाला। शिन बुयू उसे सपोर्ट कर रही थी, उसकी इंजरीज चेक कर रही थी। उसकी ब्राउज कसकर सिकुड़ी हुई थीं और चेहरा चिंता से भरा था। आखिर में उसने फोंग शून को संभालकर घुमाया और एक्सीडेंट सीन से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसकी नजर मैंगल टैक्सी की बैक सीट में फंसे मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी आंखों में शॉक देखा, लेकिन वह पल भर में गायब हो गया। फोंग शायद उसकी पॉज नोटिस कर चुका था। बुयू, क्या हुआ? क्या तुमने किसी जानने वाले को देखा? मैं ठीक हूँ। अगर तुम किसी को जानती हो तो तुम्हें जाकर उसे चेक करना चाहिए। मैंने सुना टैक्सी को बहुत बुरी तरह हिट लगी है। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद शिनबू ने अपनी नजरें हटा लीं। कोई नहीं जिसे मैं जानती हूँ, बस स्ट्रेंजर्स। इतना कहकर वह फोंग जू को सहारा देकर केओटिक एक्सीडेंट सीन से बिना पीछे देखे चली गई। जब मैं दोबारा जागा, मैं हॉस्पिटल में था। एक नर्स मेरे हाथ में लगी ड्रिप एडजस्ट कर रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर उसने कहा, मिस्टर फोंग, आखिरकार आप जाग गए। आपकी इंजरीज बहुत सीरियस हैं। आपको ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। हमें आपके फैमिली से भी कांटेक्ट करना है। कृपया मेडिकल फीस सेटल कर दीजिए। लेकिन मेरी आंखें खाली थीं, मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं था। नर्स ने फिर दोहराया, मिस्टर फोंग। तभी एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी, मेडिकल फीस मैं पहले ही पे कर चुकी हूँ। मैंने झटके से सिर घुमाया और वार्ड के डोर पर शिन बुयू को खड़ा देखा। नर्स ने यह देखकर समझदारी से रूम छोड़ दिया। शिन बुयू अंदर आई। उसकी नजर मेरे बैंडेज्ड वुंड्स पर गई। फिर उसने हाथ बढ़ाया जैसे मेरे फॉरहेड को छूना चाहती हो। मैंने सिर घुमाकर उससे बचा लिया। प्रेसिडेंट शिन, आप इतनी बिजी रहती हैं, किसी इरेलेवेंट इंसान की केयर करने क्यों आई हैं? शिन बू की मूवमेंट फ्रीज हो गई। अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारे पास और कौन आता? उसकी बात सीधे दिल पर लगी। मेरे पास और कौन है? मेरी मदर जल्दी मर गई। मेरा फादर पार्शल है। मेरी स्टेप मदर हिपोक्रिटिकल है। वह घर अब मेरा घर नहीं रहा। इन 3 सालों में सिर्फ वही थी। शिन बुयू बार बार तब सामने आई जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने मुझे उस पर डिपेंड करना सिखा दिया। उसने मुझे गलती से यह यकीन दिला दिया कि मुझे अपना हार्बर मिल गया है।
लेकिन अब वही इंसान मुझे फिर से अबिस में धकेल रही थी। चाहे कोई आए या ना आए, मुझे तुम्हारी कंसर्न की जरूरत नहीं है। तुमने खुद कहा था ना, हमारा सब खत्म हो चुका है प्रेसिडेंट शिन। मैं इतना पैथेटिक नहीं हूँ। अगर तुम कहती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं शेमलेसली तुमसे चिपका नहीं रहूंगा। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आखिरी बची प्राइड को पकड़कर रखने की कोशिश करते हुए। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने पहले जो कहा था कि मेरे फीलिंग्स हैं, वह सीरियस था? मैंने तो बस कैजुअली कहा था, हम बस खेल रहे थे। और शिनबुयू, तुम सच में फेक हो। शिनबुयू मुझे देख रही थी। मैं फियर्स बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों के किनारे लाल थे। उसकी ब्राउज हल्की सिकुड़ी हुई थीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी एक नर्स जल्दी से डोर खोलकर अंदर आई। मिस शिन, मिस्टर फोंग, वहाँ एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। वह आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी टेल पर पैर रख दिया हो। बस करो, जाओ, अपने मूनलाइट के पास भागो। मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। शिनबू कुछ सेकंड्स तक चुपचाप मुझे देखती रही। आखिरकार उसने कहा, मैं तुम्हारे पास किसी और रीजन से नहीं आई। तुम शान लुआ के फ्रेंड हो। उसने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। उस पल मैं आखिरकार खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, लेकिन स्माइल के साथ मेरी वूंड में दर्द उठा। फिर भी वह दर्द मेरे दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। शिनबुयू, चिंता मत करो, मैं इतना डिल्यूजनल नहीं हूँ। उस पल शिनबुयू का दिल हल्का कांप उठा। ये पहली बार था जब उसने मुझे रोते हुए देखा था। उसके होंठ हल्के खुले, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ी और नर्स के पीछे वार्ड से बाहर चली गई। उसकी रेजोल्यूट बैक को देखते हुए आखिरकार मैं खुद को संभाल नहीं पाया और हॉस्पिटल बेड पर गिर पड़ा। मुझे लगा मैं बहुत देर तक रोऊंगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि आंसू जल्दी सूख गए। अगले कुछ दिनों तक मैं अकेले ही हॉस्पिटल में खुद का ध्यान रखता रहा। ड्रेसिंग चेंज करवाते समय दर्द से मेरे शरीर पर कोल्ड स्वेट आ जाता। खाना वैक्स जैसा टेस्ट करता था। कभी कभी हॉलवे में नर्सेस की विस्पर्स सुनाई देती। वे कहती कि नेक्स्ट वीआईपी वार्ड में मिस्टर फोंगुन कितना लकी है, मिस शान कितनी अटेंटिव है, खुद उसे खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, रात भर उसके पास रुककर उसकी देखभाल कर रही है। एक बार मैं उस वार्ड के पास से गुजरा। डोर थोड़ा खुला था। मैंने अंदर शिनबुयू को बेड के पास बैठकर एप्पल पील करते देखा। वह सीन मेरी आंखों में गहराई तक छप गया। दर्द इतना था कि सब कुछ ब्लैक होने लगा, लेकिन मैं नहीं रोया। फोंगशियो, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि मैं प्यार कर सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सबसे पहला काम मैंने वीजा अप्लाई करना किया। मैं इस सिटी में एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। वीजा मिलने के बाद मैं घर गया। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरी परफेक्टली मेड अप स्टेप मदर से मुलाकात हो गई। उसने मुझे देखते ही वह हमेशा की तरह लेक्चर देना शुरू कर दी। फोंगो, तुम्हें अभी भी वापस आना आता है। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सीधे एंट्रेंस पर रखा आधे आदमी जितना ऊंचा सेलाडोन वेज उठाया और जोर से फ्लोर पर दे मारा। एक लाउड बैंग के साथ वह टूट गया। शार्ड्स हर तरफ उड़ गए। लिनू डर के मारे चीख पड़ी और 2 कदम पीछे हट गई। तुम खुद को समझती क्या हो? एक होम ब्रेकिंग मिस्ट्रेस मुझे लेक्चर देने की हिम्मत करती है? लिनुअन, याद रखना, जब तक मैं, फोंगो, इस घर में हूँ, तुम कभी सिर उठाकर नहीं जी पाओगी। मेरी बातें बेहद शार्प थीं। लिनुअन का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फोंगशो, ये कैसा टेंट्रम है? फोंगफू स्टडी से बाहर भागते हुए आए। आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत लड़खड़ाती लिनुआन को संभाला और गुस्से से मुझे घूरा। घर आते ही ट्रबल शुरू कर देते हो? क्या तुम थोड़ा मैच्योर नहीं हो सकते? मैंने अपने फादर को उस औरत की रक्षा करते देखा और स्नीयर किया। ट्रबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ? फाइन, बस मेरी इनहेरिटेंस मुझे अभी दे दो। मैं विदेश चला जाऊंगा और कभी वापस आकर तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। फोंगफू एक पल के लिए स्टन्ड रह गए, फिर उनके चेहरे पर फेक कंसर्न आ गया। बकवास मत करो। विदेश जाओगे? वहां जाकर क्या करोगे? यहीं रहो। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। हम फैमिली हैं। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। स्टेप मदर एक्टिंग बंद करो। फोंगफू, तुम, वह और फोंग, तुम सब एक फैमिली हो। मेरी मदर मर चुकी है। मेरा अब कोई घर नहीं है। सीधे प्राइस बताओ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये सुनते ही फोंग मिंग होंग का एक्सप्रेशन तुरंत अगली हो गया। लंबी साइलेंस के बाद वह आखिर हिपोक्रिटिकल टोन में बोले, डैड जानता है कि तुम्हारे दिल में फैमिली के लिए ग्रज है। लो, डैड तुम्हें पहले 5 मिलियन देता है। बाहर जाओ, अपना माइंड क्लियर करो। 5 मिलियन? फोंग मिंग होंग, आज तुम जहां पहुंचे हो वह मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर के पैसे की वजह से है। तुमने मेरी मदर की डाउरी पर रिलाई किया, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी लाइफ भी मेरी मदर ने सैक्रिफाइस करके बचाई थी। अब तुम मेरी मदर के पैसों से इस मिस्ट्रेस और उसके बास्टर्ड को सपोर्ट करते हो। तुम उसी घर में रहते हो जो मेरी मदर ने खरीदा था और उसके बेटे को सिर्फ 5 मिलियन देकर टालना चाहते हो। तुम्हारी शर्म कहाँ है? फोंग मिंग होंग सच से घायल हो गए। उनका चेहरा ह्यूमिलिएशन और एंगर से लाल हो गया। आखिर तुम्हें कितना चाहिए? मैं सीधे मुद्दे पर आया। मैं तैयार होकर आया था। मैंने पॉकेट से एक डॉक्यूमेंट निकाला और कामली नंबर्स और शेयर नेम्स की लंबी लिस्ट पढ़नी शुरू की। तुम पागल हो गए हो? ये इम्पॉसिबल है। तुम फोंग कॉर्पोरेशन का आधा हिस्सा निकालना चाहते हो। फाइन, तुम्हें अग्री करने की जरूरत नहीं है। मैंने विला के बाहर बॉम्ब्स गाड़ दिए हैं। या तो तुम पैसे दोगे और इस अग्रीमेंट पर साइन करोगे, या फिर आज हम सब यहीं मरेंगे। चूज। फियो, तुम पूरी तरह मैडमैन हो। हाँ, मैं मैडमैन हूँ।
फोंग मिंग होंग्स का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उनकी ब्रीदिंग तेज हो गई। वह मुझे घूरते रहे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। आखिरकार मौत का डर बाकी सब पर भारी पड़ गया। अब हो गया, जल्दी जाकर बॉम्ब्स हटाओ। रिलैक्स, कोई बॉम्ब्स नहीं है। मैं झूठ बोल रहा था। आखिर मेरी मदर को शादी के लिए ट्रिक भी तो तुमने ऐसे ही किया था, है ना? तभी फोंग मिंग होंग को एहसास हुआ कि उन्हें खेल लिया गया है। वह इतने गुस्से में थे कि लगभग बेहोश हो गए। उन्होंने लंबे समय तक मेरी तरफ उंगली उठाई रखी, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाए। जो चीज मुझे चाहिए थी वह अब मेरे हाथ में थी। नेचुरली मैं अब और यहाँ रुकना नहीं चाहता था। जैसे ही मैं ऊपर जाने के लिए मुड़ा, उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई आज अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर घर ला रहा है। पहले तुम चाहे जितना ड्रामा करते रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार तुम्हें यह डिनर ठीक से अटेंड करना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड शिन बुयू है। जिंग क्लैन में बी फैमिली का क्या स्टेटस है तुम जानते हो। हम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते। अपनी रिबेलियस एटीट्यूड को कंट्रोल में रखो। मुझे ट्रबल मत देना। ऊपर जाते हुए मेरे फुटस्टेप्स अचानक रुक गए। मेरी बैक इंस्टेंटली स्टिफ हो गई। आज वह फोंग शून्स की गर्लफ्रेंड बनकर घर आने वाली थी। इससे पहले कि मैं ज्यादा सोच पाता, अगले ही सेकंड डोर खुल गया। फोंग अंदर आया, शान बायूस का हाथ पकड़े हुए। चेहरे पर स्माइल थी। डैड, मॉम, हम आ गए। फोंग्स फादर और उसकी स्टेप मदर, जो अभी अभी रिकवर हुई थीं, तुरंत वार्म और एंथुजियास्टिक स्माइल्स पहनकर आगे बढ़े। उन्होंने फोंग शुन का हाल पूछा, उसकी चिंता की और शिनबू के प्रति बेहद रिस्पेक्टफुल रहे। उनका एटीट्यूड सिकनिंगली फ्लैटरिंग था। सिर्फ शिनबुयू। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने साफ तौर पर हल्का सा फ्राउन किया, जैसे उसे उसी पल एहसास हुआ हो कि मैं असल में फोंग शन्स का यंगर ब्रदर हूँ। डिनर के दौरान फोंग शुन और शिनू नेचुरली एक ही साइड पर बैठे थे। मैं अकेला उनके सामने बैठा था। पूरे मील के दौरान मैं हेल्पलेसली देखता रहा कि शिनबू कितनी केयरफुली उसके लिए खाना सर्व कर रही थी। फोंग शुन भी उसके लिए डिशेस रैप कर रहा था। लिनुआन ये सीन देखकर मुस्कुरा रही थी। फोंग शुन, तुम और मिस शिन कैसे मिले? मॉम को बताओ ना। वह चैरिटी गाला में था। मैंने एक स्ट्रे कैट को ट्री में फंसा देखा। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन कितना भी ट्राई करूं, ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। तब शिनबुयू ने मेरी मदद की। बाद में उसने मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो मांगा। बोलते समय उसकी आवाज में इनोसेंस थी। उस लिटिल बास्टर्ड की मीकनेस देखकर मैं खुद को स्निकर करने से नहीं रोक पाया। फोंग बचपन से स्मॉल एनिमल्स से नफरत करता था। उसने तो एक बार बचपन में एक कैट को टॉर्चर करके मार डाला था। वह किसी कैट को बचाने की इनिशिएटिव कैसे ले सकता है? वह फैमिली ऑफ 4 बड़े हार्मनी से खाना खा रही थी, बातें कर रही थी। मुझे उनके हैप्पी फैमिली ड्रामा में हिस्सा लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उठकर सीधे गार्डन में चला गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फोंग मेरे पीछे बाहर आ गया। ब्रदर फोंग, यहाँ अकेले हवा एंजॉय कर रहे हो? एक्चुअली मुझे पता है तुम ऐसे क्यों हो। हमारे सर्कल में सबने मुझे तुम्हारे और ब्यू के उन 3 सालों के बारे में बताया। मैंने अपनी बैक उसकी तरफ रखी। मेरा शरीर हल्का स्टिफ हो गया, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। सच कहूं, जब मुझे पहली बार ये पता चला, मैं थोड़ा वरीड था। आखिर मेरे यंगर ब्रदर का चार्म ही ऐसा है जो मेन और विमेन दोनों को अट्रैक्ट करता है। कॉन्टेम्प्ट नहीं होगा, लेकिन अफसोस, इतनी अच्छी फेस बेकार गई। तुम्हारी मदर मेरी मदर से कम्पीट नहीं कर पाई, और तुम भी मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। ये 3 साल बस मेरी चैरिटी थे तुम्हारे लिए। अब जब रियल वन वापस आ गया है, तो तुम्हारे जैसे फेक को एग्जिट कर जाना चाहिए। मैं धीरे धीरे मुड़ा। जैसा फोंग शुन ने एक्सपेक्ट किया था, मेरी आंखों में ना एंगर था, न सैडनेस, सिर्फ मॉकरी। चैरिटी? फोंग, क्या तुम इतने साल विदेश में रहकर भूल गए कि तुम असल में क्या हो? एक बास्टर्ड जो सिर्फ अपनी मदर के मिस्ट्रेस बनने की वजह से इस फैमिली में घुस पाया। एक पैथेटिक रेच जो ट्रिक्स खेलकर ही किसी वुमन को पकड़ कर रख सकता है। और तुम मेरे सामने चैरिटी की बात करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी मदर ने वह ट्रैश उठाया जिसे मेरी मदर नहीं चाहती थी, और तुमने वह वुमन उठाई जिसे मैं नहीं चाहता। तुम दोनों, मदर और सन, सच में एक ही ब्लड लाइन शेयर करते हो। हमेशा दूसरों के छोड़े हुए चीजें उठाते रहते हो। फोंगशियो। उसके चेहरे की स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। उसका चेहरा पहले पेल फिर ग्रीन हो गया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? बस इतना है कि मैंने जिस वुमन से खेलकर उसे डिस्कार्ड कर दिया, उसे तुमने ट्रेजर की तरह उठा लिया और हर जगह दिखाते घूम रहे हो। इतना कहकर मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, पीछे से फोंग अचानक चीख पड़ा। उसका फॉरहेड सीधे गार्डन की स्टोन बेंच के एज से टकराया और तुरंत टोमेटो जूस की तरह ब्लड बहने लगा। लगभग उसी समय शिनबू, फोंग मिंग होंग और लिनवन लिविंग रूम से भागते हुए बाहर आए। फोंग जुन जमीन पर गिरा हुआ था, अपना ब्लीडिंग फॉरहेड पकड़े हुए। मॉम, डैड, नहीं, उसे ब्लेम मत करो। लिनवान तुरंत भागकर अपने बेटे फोंग जुन को बाहों में भर लिया। तुम इतने फूलिश कैसे हो सकते हो? उसने तुम्हारे साथ इतना सब किया और तुम अब भी उसे डिफेंड कर रहे हो। मिंग होंग्स का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उन्होंने गुस्से से जलती उंगली मेरी तरफ उठाई। फोंग शाओ, तुमने अपने ब्रदर के साथ फिर क्या किया? मैं वहीं खड़ा रहा, इस केयरफुली स्टेज्ड फ्रेम अप को कोल्डली देखते हुए। मेरी नजर पहले मेरे फ्यूरियस फादर पर गई, फिर मेरी हिपोक्रिटिकल स्टेप मदर पर, और आखिर में शिन बुयू पर आकर रुकी। मैंने उसे फोंग के पास क्राउच होकर उसकी वूंड चेक करते देखा। फिर उसने सिर उठाकर मुझे हेट्रेड से घूरा। ग्रेट, ये वुमन भी डिजास्टर ही है।
और मैं सही था। उसके दिल में फोंग ही है, वह कभी मेरी बात क्यों मानेगी। मैंने एक पल सोचा, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। सबके स्टंड गेज के नीचे मैंने पास रखा भारी सिरेमिक फ्लावर पॉट उठाया और बिना हेजिटेशन के सीधे फोंग्स के फॉरहेड पर दे मारा, जो अभी अभी स्प्लिट हुआ था। एक डल थड हुई। उसके बाद फोंग की और भी पियर्सिंग स्क्रीम गूंज उठी। मैंने ग्रिप छोड़ दी और शैटर्ड फ्लावर पॉट फेंक दिया। ध्यान से सुन लो, अभी मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन अब मैंने मारा है। सब लोग पूरी तरह स्टन्ड रह गए, इंक्लूडिंग शिनबायू। मैंने हाथ में बचे सिरेमिक शार्ड्स नीचे गिरा दिए, मुड़ा और जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, अचानक मेरे रिस्ट को एक जबरदस्त फोर्स ने पकड़ लिया। शिनबू ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा इतना डार्क था जैसे उससे पानी टपक पड़े। चेयरमैन फोंग, आपके बेटे ने इस तरह की हरकत की है। अगर उसे प्रॉपरली डिसिप्लिन नहीं किया गया तो मुझे डर है कि मैं भी इसे जाने नहीं दूंगी। फोंग मिंग होंग को एक तरफ फोंग पर तरस आ रहा था और दूसरी तरफ शिनबूस पावर से डर लग रहा था। इसीलिए वह तुरंत झुककर बोले, प्रेसिडेंट शिन, निश्चिंत रहिए, मैं इस रेकलेस अनग्रेटफुल बेटे को जरूर सबक सिखाऊंगा। उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को बुलाया। इस अनफिल सन को पकड़ो, इसे एंसेस्ट्रल हॉल में घसीट कर ले जाओ और घुटनों पर बैठाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं स्ट्रगल करता रहा, अपने फादर को फियर्सली ग्लेयर करते हुए। लेकिन फोंग मिंग होंग ने शिनबुयू की तरफ देखकर चापलूसी भरे अंदाज में पूछा, आपको क्या लगता है, एंसेस्ट्रल हॉल में नील करवाकर रिफ्लेक्ट करने देना यह पनिशमेंट? शिनबुयू ने ब्लीडिंग फॉरहेड वाले फोंग को सहारा दिया। उसकी कोल्ड गेज मुझ पर पड़ी। उसके मुंह से निकले शब्द बेहद क्रूल थे। बहुत हल्की पनिशमेंट है। मैंने अभी स्टडी में एक हॉर्स विप लटका देखा। वह सिर्फ डेकोरेशन नहीं है ना? इतना कहकर वह फोंग शान को सहारा देकर बिना पीछे देखे चली गई। मैं थंडर स्ट्रक रह गया। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसकी रिट्रीटिंग फिगर को देख रहा हूँ। उसने सच में फोंग मिंग होंग को हॉर्स विप से मुझे मारने का हिंट दिया था। फोंग मिंग होंग तुरंत समझ गए और बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाए, सुना तुम लोगों ने? पहले इसे 30 लैशेस दो, फिर एंसेस्ट्रल हॉल में घसीट कर ले जाओ और नील करवाओ। मेरी परमिशन के बिना इसे उठने मत देना। मैं डेस्परेटली स्ट्रगल करता रहा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे मजबूती से दबोच रखा था। इतने लोगों के खिलाफ मैं उतना काल्म नहीं रह पाया। हालांकि मैं कहता था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में मुझे बहुत फर्क पड़ता था। नहीं तो फोंग की कुछ बातों से मैं इतना प्रोवोक होकर एंगर में नहीं आता। मुझे जबरदस्ती साइड हॉल में घसीट कर ले जाया गया। जब दोबारा होश आया, मैं अपने रूम के बेड पर पड़ा था। पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे कुचल दिया गया हो। मेड जंगमा माँ चुपके से मेरे घावों पर मेडिसिन लगा रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह सॉफ्टली मुझे समझा रही थी, यंग मास्टर, आपको बस मास्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। इतनी सफरिंग क्यों झेल रहे हैं? मैंने वीकली सिर हिलाया। मान लेना, इस फैमिली के आगे झुकने का मतलब होगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं थोड़ी देर रुका, फिर रोने से भी बदतर स्माइल मजबूरी में निकाली। ये बस बीटिंग ही तो है। मैंने भी फोंग पर वह कैनन चला दिया था। मैं यह सह सकता हूँ, कोई लॉस नहीं। इतना कहकर मैंने मुश्किल से पिलो के नीचे से एक बैंक कार्ड निकाला और आंट जैंग्स के हाथ में दबा दिया। इसे रख लीजिए। आंट जैंग चौंक गई। उसने जल्दी से कार्ड वापस धकेल दिया। यंग मास्टर, मैं आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैंने ये बहुत पहले से तैयार कर रखा था। मैं विदेश जा रहा हूँ, शायद वापस कभी नहीं आऊंगा। आपको मेरी मदर्स मेडन होम से लाया गया था। आप पुरानी सर्वेंट हैं। अगर अब यहाँ रहीं तो वे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ये पैसा आपकी ओल्ड एज आराम से गुजारने के लिए काफी है। मेरी बात मानिए, नौकरी छोड़ दीजिए और यहाँ से चली जाइए। आंट जांग ने हाथ में पकड़े थिन कार्ड को देखा, फिर बेड पर पड़े ब्रूज्ड और बैटर्ड मुझे देखा, जो खुद उस हालत में होने के बावजूद अब भी उसके बारे में सोच रहा था। वह अपने टीयर्स रोक नहीं पाई। वह धड़ाम से नील होने वाली थी। मैंने जल्दी से उसे रोक लिया। आंट जैंग, मुझे अचानक आपका लोटस रूट और स्पेयर रिब सूप खाने का मन कर रहा है। अच्छा, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, अभी। आंट जैंग ने जल्दी से टीयर्स पोंछे, उठी और हरीडली किचन की तरफ चली गई। रूम फिर से साइलेंट हो गया। मैं उस ऑर्नेट लेकिन कोल्ड सीलिंग को घूरता रहा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने रूम में रिकवरी करता रहा। दर्द सहते हुए मैंने धीरे धीरे अपना सारा लगेज पैक किया। साथ ही मैंने वह सब चीजें भी अलग कर दी जो शिनबू ने मुझे दी थीं। वह मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन पैसों के मामले में जेनरस जरूर थी। इन चीजों की टोटल वैल्यू करीब 100 मिलियन के आसपास होगी। शुरू में मेरा मन था कि सब कुछ फेंक दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा विचार आया। इसलिए मैंने उस हाई एंड क्लब के ओनर को कॉल किया जहां मैं अक्सर जाता था। मैंने सुना था कि क्लब में हाल ही में चैरिटी ऑक्शन होने वाली है, इसलिए मैंने उसे बताया कि मेरे पास भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें ऑक्शन करना है। सामने वाले ने तुरंत रिप्लाई किया कि आज रात ही इवेंट है और मुझे वहां आने को कहा। शाम को मैं उन बड़े बॉक्सेस को लेकर क्लब पहुंच गया। आइटम्स ऑक्शन मैनेजर को देने के बाद मैं मुड़ा, लेकिन किस्मत देखो, तभी मेरी टक्कर शिनबुयू और फोंग शुन से हो गई, जो साथ में अंदर आ रहे थे। शिनबुयू कसकर फोंग्स के साइड से लगी हुई थी। जब फोंग ने मुझे देखा, उसकी आंखों में प्राइड और प्रोवोकेशन की हल्की चमक उभरी। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ भींच लिए, लेकिन जल्दी ही उन्हें ढीला छोड़ दिया।
आज मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था। इन दोनों पर अपनी इमोशंस वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैं अभी बैठा ही था कि अचानक लाइट्स डिम हो गईं। होस्ट स्टेज पर आया और एक्साइटेड होकर अनाउंस किया कि ऑक्शन शुरू होने से पहले 3 मिनट का किसिंग सेशन होगा और सभी कपल्स को स्पॉटलाइट एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया गया। लाइट डिम वेन्यू में रैंडमली घूम रही थी, अलग अलग मैन और विमेन को एम्ब्रेस और किसेस में दिखाती हुई। तभी मैंने थोड़ी दूरी पर शनबू को देखा, जो हंसते हुए फोंग्स की नेक में आर्म्स डाले हुए थी। फोंग ने नीचे उसकी तरफ देखा, फिर झुककर उसे किस कर लिया। लेकिन मेरा दिल पूरी तरह दुख भी नहीं पाया था कि अगले ही सेकंड हमारे ऊपर लगा भारी आयरन शैंडलियर ब्रैकेट लूज हो गया। फिर वह सीधे फोंग की तरफ गिर पड़ा। शिनबुयू ने बेहद फास्ट रिएक्ट किया। उसने जोर से फोंग जून को धक्का देकर हटाया, लेकिन ब्रैकेट का एज फिर भी फोंग सन्स के सिर के पीछे छू गया। ये देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत फोंग जून को पकड़ा और घबराकर पार्किंग लॉट की तरफ भागी ताकि हॉस्पिटल जा सके। उधर मुझे दूसरे शैंडलियर ब्रैकेट ने हिट कर दिया। दर्द इतना इंटेंस था कि मैं लगभग बेहोश हो गया। एक काइंड पासर बाय मुझे भी हॉस्पिटल ले गया। ये एक्सीडेंट जितनी अचानक आया था, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। इसमें सिर्फ हम कुछ लोग ही इन्वॉल्व थे। मैं अभी घर पर पड़ा पड़ा ठीक ही हुआ था और अब फिर हॉस्पिटल में पड़ा था। लेकिन मुझे बेयरली वार्ड में सेटल किया गया था कि तभी शिनबुयू अंदर घुसी। उसका चेहरा टेरिफाइंगली डार्क था। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे जिंदा निगल जाएगी। फियो, मैंने सर्वेलेंस फुटेज चेक की है। तुमने क्लब स्टाफ को ब्राइब किया, जानबूझकर लैम्प ब्रैकेट लूज किया ताकि फोंग को मार सको। क्या तुम पागल हो गए हो? शिनबुयू, तुम्हारे अलावा और किसके अंदर फोंगुन के लिए इतनी मैलिस हो सकती है? फोंगजियो, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। नो मीन्स नो। शिनबुयू, तुम्हें मुझे स्लैंडर करने का कोई हक नहीं है। लगता है अगर मैं तुम्हें लेसन नहीं सिखाऊंगी तो तुम सच नहीं बोलोगे। यह कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। फोंगशियो, फोंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर इंटेंशनल इंजरी के सस्पिशन में है। किसी को भेजो और इसे कुछ दिनों के लिए लॉक कर दो। इसे सोबर होने दो। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मुझे बार्स के पीछे डलवाने वाली है। फिर मेरे हिट होने का क्या मतलब था? जल्द ही यूनिफॉर्म्स पहने लोग हॉस्पिटल रूम में आ गए। उन्होंने डॉक्टर के ऑब्जेक्शंस और मेरी इंजरीज को इग्नोर किया और मुझे जबरदस्ती ले गए। अगले कुछ दिन मेरे लिए लिटरली हेल ऑन अर्थ थे। वहां मैंने भयानक सफरिंग झेली। सेम रूम में मौजूद लोग जैसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लेकर आए थे। उन्होंने हर पॉसिबल तरीके से मुझे बुली किया, मारना, लाते मारना। कुछ दिनों बाद जब मुझे रिलीज किया गया, मैं लगभग पहचान में नहीं आ रहा था। पूरा शरीर वूंड से भरा हुआ, बेयरली अलाइव। उस हेल से मुझे बाहर घसीट कर लाने वाली सिर्फ एक चीज थी, वह मैसेज जो अभी मेरे फोन पर आया था। मेरा वीजा आखिरकार अप्रूव हो गया था। मैं टैक्सी लेकर विला वापस गया। प्लान यही था कि अपना लगेज उठाऊं और सीधे एयरपोर्ट भाग जाऊं। लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरी मुलाकात उस इंसान से हो गई जो अभी वर्ल्ड टूर से वापस आया था। सब कुछ जानने के बाद जल्दबाजी में यहाँ पहुंचा मेरा अच्छा भाई शिनलुआ। शिनलुआ ने मुझे इस हालत में देखा तो उसका चेहरा गिल्ट से भर गया। वह लगातार अपोलोजाइज करता रहा। उसने कहा, पोंगो, आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। उस समय मुझे बस अपनी कजन का एक्स बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें उसके पीछे जाने के लिए प्रोवोक किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब ऐसा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उसका फर्स्ट लव फोंग जून है। अगर मुझे पता होता तो मैं मर जाता, लेकिन तुम्हें उसके पास नहीं जाने देता। खुद को ब्लेम मत करो, ये सब पास्ट है। मैंने इसे ऑलरेडी लेट गो कर दिया है। मैं विदेश जाने वाला हूँ, शायद वापस नहीं आऊंगा। शिनुनलुआ स्टन्ड रह गया। उसने तुरंत मुझे रोकने की कोशिश की। फोंगशियो, मत जाओ, यहीं कंट्री में रहो। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। जब तक मेरे पास खाने को होगा, तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। अब यहाँ रुकने लायक कुछ भी नहीं बचा था। जाने से पहले मैंने आखिरी बार उस घर की तरफ मुड़कर देखा जिसमें मेरी पूरी चाइल्डहुड मेमोरीज बसी थीं। अब उस पर मेरे फादर, उसकी मिस्ट्रेस और इलेजिटिमेट सन का कब्जा था। उनकी प्रेजेंस बेहिचक फैली हुई थी। मैंने वह गैसोलीन निकाली जो मैं पहले से तैयार करके लाया था। सर्वेंट्स की प्लीज और एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए मैंने उसे हर तरफ छिड़क दिया। फिर आग लगा दी। लपटें आसमान तक उठीं, अतीत की हर चीज को निगलती हुई। उसके बाद मैंने अपना आखिरी लगेज उठाया और बिना पीछे देखे रेजोल्यूटली मुड़ गया। शन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गया। रास्ते भर वह लगातार अपोलोजाइज करता रहा, कहता रहा कि कॉम्पेंसेशन के तौर पर वह मुझे पूरी लग्जरी कार्स वाली गैराज दे देगा। मैंने बस सिर हिलाया और हल्के से कार विंडो पर टिक गया। ओह, बाय द वे शाउंग, भले ही मैं टैलेंट पर रिलाई ना करूं, लेकिन इस चेहरे के साथ जब तक मैं चाहूं, आगे मिलने वाले लोग सिर्फ बेहतर और बेहतर होंगे। हमारे हैंडसम मिस्टर फोंग जो चाहे पा सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर शिनलू ने मुझे कसकर हग कर लिया और छोड़ने से मना कर दिया।
वह लगातार अपोलोजाइज करता रहा। मैं उसके टेम्परामेंट को जानता हूँ, मैं उसे ब्लेम नहीं करता, ये उसकी गलती नहीं थी। मैंने धीरे से उसकी बैक थपथपाई, फिर वह पीछे हट गया। मैंने आसानी से हाथ हिलाया, मुड़ा और सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ चल पड़ा। शन लुहांग हेल्पलेसली देखता रहा कि मेरी फिगर कॉरिडोर में गायब हो गई। पता नहीं वह कितनी देर तक चुप खड़ा रहा। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और शिन बूस का नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक रिंग होता रहा, फिर जाकर आंसर हुआ। कजन शान लुहेंस की टोन हार्श थी। मुझे पता है कि तुम फोंगुन को पसंद करती हो, लेकिन तुम और फोंगो 3 साल तक साथ रहे हो। वह अब जा रहा है, कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम उसे सी ऑफ करने तक नहीं आ सकती? लाइन पर डेड साइलेंस छा गया। कुछ सेकंड्स बाद आखिर शिनबाइस की आवाज आई। तुमने कहा कौन चला गया? फोंग शाओ। फोंगो चला गया, कंट्री से अर्लीस्ट फ्लाइट लेकर। उसने कहा वह वापस नहीं आएगा। इसमें मेरी गलती है। अब खुश होना कजन, शिनलुआ लगभग चिल्लाया, फिर जोर से फोन काट दिया। रिसीवर से शार्प बिजी टोन गूंजने लगी। शिनबायू फोन कान पर लगाए फ्रोजन खड़ी रही। फोंग शाओ चला गया, विदेश चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। ये शब्द लगातार उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहे। उसने फ्राउन किया, फोन वापस टेबल पर फेंक दिया और सामने रखे क्रूशल मर्जर डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान लगाने की कोशिश की। लेकिन अब डेंस टेक्स्ट और नंबर्स उसकी आंखों के सामने कैओटिक एंट्स की तरह रेंग रहे थे। वह कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। उसका माइंड अनकंट्रोलेबली वही सीन रिप्ले कर रहा था। वह नजर जो मैंने डिटेंशन सेंटर ले जाए जाने से पहले उसे दी थी। उसने इरिटेशन में अपनी टाई ढीली की, उठी और मैसिव फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास चली गई। पता नहीं कितनी देर तक बाहर देखती रही। अचानक उसने कार कीज उठाई और ऑफिस से तेज कदमों में बाहर निकल गई। एलिवेटर नीचे उतरते वक्त उसने एयरपोर्ट डायरेक्टर का प्राइवेट नंबर डायल किया। चेक करो फोंगो किस आउटबाउंड फ्लाइट में है। इमीडिएटली वह अस्टॉनिशिंग स्पीड से एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट मैनेजर पहले से वहां डेफरेंस और ट्रेपिडेशन के साथ इंतजार कर रहा था। उसने अभी अभी मिली इन्फॉर्मेशन उसे दी। डायरेक्टर शिन, मिस्टर फोंग फ्लाइट XX-108 से पेरिस जा रहे हैं। प्लेन 20 मिनट्स पहले टेक ऑफ कर चुका है। शिन बायूस के फुटस्टेप्स अचानक रुक गए। उसने ऊपर ह्यूज फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ देखा। फ्लाइट FX-108 के स्टेटस बोर्ड पर 3 ठंडे ग्रीन कैरेक्टर्स चमक रहे थे। डिपार्टेड। वह बस्टलिंग नॉइजी हॉल में फ्रोजन खड़ी रही। उसके कानों में अलग अलग लैंग्वेजेस की अनाउंसमेंट्स गूंज रही थीं। सूटकेस व्हील्स की रोलिंग साउंड, ट्रैवलर्स की चैटर और लाफ्टर। तभी उसकी पॉकेट में रखा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर फोंगुन का नाम फ्लैशिंग कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, कॉल आंसर किया, लेकिन कुछ नहीं बोली। मेरा सिर अब भी थोड़ा डिजी है। क्या तुम अभी भी बिजी हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। पहले वह सब कुछ छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाती, लेकिन इस पल वह सिर्फ उस फ्लाइट की फेडिंग लाइट को देख रही थी जो अभी अभी विंडो के बाहर नाइट स्काई में गायब हुई थी। वह काफी देर तक साइलेंट रही, फिर आखिर धीरे से बोली, मैं अभी आ रही हूँ। जब वह हॉस्पिटल के VIP वार्ड पहुंची, फोंग बेड हेडबोर्ड से टिक कर बैठा था। उसका चेहरा थोड़ा पेल लग रहा था। उसे अंदर आते देख उसके चेहरे पर तुरंत जॉयफुल स्माइल आ गई। शिनायू बेडसाइड पर बैठ गई, फोंग शून्स की लगातार चैटर सुनते हुए, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। फोंग शून ने उसकी अनयूजुअल साइलेंस तुरंत नोटिस कर ली। उसने केयरफुली बिना सीधे पूछे टटोलना शुरू किया, क्या तुम फोंजियो को लेकर वरीड हो? मैंने डैड से सब सुन लिया। वह विदेश चला गया है, लेकिन इस बार वह बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड चला गया। थोड़ा बाहर जाकर अपना माइंड क्लियर करना कोई बुरी बात नहीं है। जब वह सब सोच लेगा शायद वापस आ जाए। चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते। ये सुनते ही फोंग ने तुरंत सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर फिर स्माइल लौट आई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सो जाने के बाद शिन बुयू ने फिर अपना फोन निकाला। उसकी फिंगर कुछ पल तक स्क्रीन के ऊपर रुकी रही। आखिर उसने असिस्टेंट का चैट विंडो खोला और एक लाइन टाइप की, विदेश में फोंग शाओ की एक्टिविटीज पर नजर रखो, हर हफ्ते मेरे लिए एक ब्रीफ कंपाइल करना। लेकिन जैसे ही उसकी फिंगर टिप सेंड दबाने वाली थी, उसकी मूवमेंट फ्रीज हो गई। मैं क्या कर रही हूँ? वह तो बस एक प्ले थिंग था। क्या वह इतनी अटेंशन डिजर्व करता है? उसने उंगली फ्लिक की और ड्राफ्टेड मैसेज तुरंत डिलीट कर दिया। फोंगुन के साथ दोबारा मिलकर उसकी लाइफ बाहर वालों को परफेक्ट और एनविएबल लग रही थी। अ वेल मैच्ड कपल, हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमन। शिन बुयू हर ड्यूटी एक गर्लफ्रेंड की तरह परफेक्टली निभा रही थी, साथ में मील्स, ऑफिस कम्यूट, जरूरी सोशल फंक्शंस अटेंड करना। लेकिन सिर्फ शिन बुयू खुद जानती थी कि यह सीमिंगली फ्लॉलेस लाइफ असल में कितनी डल और इंसिपिड थी। वह ऑफिस की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हुए अचानक खो जाती। उसे याद आता कि कभी मैं उसकी सबसे बिजी मोमेंट्स में स्नीक करके पीछे से उसे हग कर लेता था, जानबूझकर उसके ईयर में सांस छोड़ता था और उसकी पूरी वर्क रिदम डिस्टर्ब कर देता था। वह प्राइवेट जेट में बैठी होती,
और सबकॉन्शियसली उस छोटे रेस्टरूम की तरफ ग्लांस कर लेती। याद आता कैसे, जब मैं फाइनली ब्लैंकेट में लपेटकर उसे बाहर उठाकर लाया था, तब भी मैं धीमे से बड़बड़ा रहा था, कन्विंस्ड नहीं था। ये अनटाइमली मेमोरीज गोस्ट्स की तरह बार बार सरफेस होने लगीं, जिससे वह इंक्रीजिंगली इरिटेबल होती जा रही थी। वह फोंगजुन को उस प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट में ले गई जहां हम अक्सर जाया करते थे, जहां बुकिंग महीनों पहले करनी पड़ती थी। डिशेज अब भी एक्सक्विजिट थीं, एम्बियंस अब भी एलिगेंट था। शिनबू चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन इनएक्सप्लिकेबली उसे याद आ गया कि कैसे मैं हमेशा, जब वह नहीं देखती थी, उसके बोल से वह डिश झट से उठा लेता था जिस पर उसकी नजर होती। बिल्कुल स्पाइसी नहीं, और आखिर में हमेशा उसके कप से पानी पीकर स्पाइस शांत करता और पूरी कॉन्फिडेंस से कहता, व्हाट्स योर्स इज माइन। वह मील हमेशा कैओटिक और लाइवली होता था, लेकिन एनर्जी से भरा हुआ, जबकि उसके सामने बैठा यह मील इतना क्वाइट था कि सिर्फ यूटेंसिल्स की फेंट कोलिजन साउंड सुनाई दे रही थी। ऐसी डलनेस जो लगभग सफोकेट कर दे। रात में वह हैबिचुअली बेड के इनर साइड पर सोती थी, हाफ अवेक हाफ अस्लीप हालत में उसका आर्म सबकॉन्शियसली साइड की तरफ बढ़ा, लेकिन जो उसने टच किया वह गलत लगा। बॉडी की वार्मथ गलत लगी, टेम्परेचर गलत लगा, वह लाइवली फायरी सेंसेशन नहीं थी। सेंट गलत लगा, वह नेचुरल बॉडी फ्रेग्रेंस नहीं थी। यहाँ तक कि नींद में ब्रीदिंग की फेंट साउंड भी अलग थी। मैं बहुत रेस्टलेसली सोता था, अनकॉन्शियसली वार्मथ ढूंढते हुए कवर्स चुरा लेता था, ग्रॉगिली उसके आर्म्स में घुस जाता था। शिनबुयू ने अचानक आंखें खोल दी। उसके दिल में स्ट्रॉन्ग अवर्जन उमड़ आया। वह तुरंत बेड से उठ गई। तुम सो जाओ, मुझे अभी याद आया कि एक अर्जेंट डॉक्यूमेंट हैंडल करना है। इतना कहकर उसने फोंगशुन्स की बिविल्डर्ड एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और सीधे स्टडी में जाकर डोर बंद कर लिया। उसे अकेले रहने की जरूरत थी, उसे काम डाउन होना था, उसे अपने माइंड में इंक्रीसिंगली क्लियर होती मेरी फिगर को बाहर निकालना था। एक हफ्ते बाद एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस गाला था। शिनबू और फोंग दोनों वहां गए। सबको वे परफेक्ट मैच लग रहे थे, लेकिन शिनबुयू को पूरा ओकेजन अनबेरेबली डल लग रहा था। बैंक्वेट के दौरान एक यंग मास्टर ने फोंग को डिसलाइक किया और जानबूझकर उसे एम्बैरस करना शुरू कर दिया। फोंग बस मुड़कर शिनबू की तरफ देखने लगा। पहले शिनबू सोचती थी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड काफी नहीं है और नेचुरली उसे सपोर्ट की जरूरत होगी, लेकिन उसी मोमेंट उसे इनएक्सप्लिकेबली मेरी याद आ गई। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो शायद सामने वाले पर सीधे अपने ग्लास की वाइन फेंक देता, फिर कैजुअली कहता, सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट उसे खुद चौंका गया। तभी बी फैमिली से ग्रज रखने वाला एक हाई सोसाइटी फैमिली मेंबर, जो अपनी शार्प टंग के लिए नोटोरियस था, ड्रिंक लेकर उनकी तरफ आया। मैंने सुना है तुमने फोंगो से ब्रेकअप कर लिया, वह विदेश जाकर मजे कर रहा है, क्या अफसोस है। मैं भी उसे टेस्ट करना चाहता था, लेकिन सामने वाले के वर्ड्स खत्म होने से पहले ही शिनबुयू ने बिना किसी वार्निंग के उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। सामने वाला बिल्कुल तैयार नहीं था। वह चीख पड़ा और सीधे जमीन पर गिर गया। उसकी नाक से तुरंत ब्लड बहने लगा। पूरा सीन डेड साइलेंस में डूब गया। हर कोई शॉक में इस सडन डेवलपमेंट को घूर रहा था। शिनबुयू नीचे जमीन पर पड़े उस इंसान को कोल्डली देख रही थी। तुम खुद को समझते क्या हो? इतना कहकर उसने न जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ दोबारा देखा, न शॉक्ड गेस्ट्स की तरफ। बस एक आखिरी बात छोड़ी, अपनी जुबान संभाल कर रखो। फिर इक्वली स्टन्ड फोंगशो को पकड़कर मुड़ी और वहां से चली गई। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था कि उसने इतने इंपॉर्टेंट पब्लिक ओकेजन पर अपना कंपोजर खो दिया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कैजुअली मेरा नाम लेकर चीप बात की थी। घर लौटते समय कार के अंदर एटमॉस्फेयर बेहद ओप्रेसिव था। फोंगो थोड़ा फ्राइटेंड लग रहा था। लंबी साइलेंस के बाद उसने कॉशियसली शिनबुयू को हिंट दिया। मॉम ने आज फिर कॉल किया था, पूछ रही थी कि हम मैरिज के बारे में कब सोचेंगे। शिनबुयू ने अपनी ब्राउ दबाई। उसकी टोन पूरी डिसमिसिवनेस से भरी हुई थी। कंपनी में हाल ही में कई क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स और एक्विजिशंस चल रहे हैं। अभी क्रिटिकल स्टेज है, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। देर रात शिनबू अकेली स्टडी में बैठी थी। उसने अपने फोन में एक एन्क्रिप्टेड फोटो एल्बम खोला। उसके अंदर सिर्फ एक बहुत छोटा वीडियो था। वह कई साल पहले एक फ्रेंड्स गैदरिंग का था। किसी ने मुझे टीजिंग करते हुए गाने के लिए कहा था। मैं उनकी एंथुजियाज्म को मना नहीं कर पाया, इसलिए स्टेज पर कूद गया, माइक्रोफोन पकड़ा और एक अपबीट पॉप सॉन्ग गाने लगा। उसने यह वीडियो कब सेव किया था वह खुद भी भूल चुकी थी। स्क्रीन पर मेरी केयरफ्री फिगर को देखते हुए और उसकी तुलना अपनी आज की स्टैग्नेंट लाइफ से करते हुए शन बॉयज का दिल जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने कसकर पकड़ लिया हो। एक सफोकेटिंग डल एक उसके अंदर फैल गई। उसने अब्रप्टली वीडियो बंद कर दिया और फोन को टेबल पर उल्टा रख दिया। उसकी चेस्ट वायलेंटली उठ गिर रही थी। टाइम उड़ता चला गया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शिनबुयू एक इम्पॉर्टेंट मल्टीनेशनल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी। फोंगजुन्स उसके फियांसे के रूप में साथ था। ट्रिप लो की थी।
उन्होंने रेगुलर पैसेंजर्स की भीड़ से बचने के लिए वीआईपी पैसेज लिया, लेकिन पैसेज से बाहर निकलते ही एक डेफनिंग वेव ऑफ साउंड ने उन्हें घेर लिया। अराइवल हॉल में लोगों का समुद्र उमड़ा हुआ था। काउंटलेस यंग बॉयज और गर्ल्स फ्लैशिंग लाइट बोर्ड्स, फ्लावर्स और पोस्टर्स पकड़े हुए थे। सब एक ही नाम पूरी पैशन और यूनिटी से चिल्ला रहे थे, फूनो, फोंगो। आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था एयरपोर्ट की रूफ ही उड़ जाएगी। कई ऑर्डिनरी ट्रैवलर्स भी रुक गए और क्यूरियस होकर पूछने लगे, ये कौन है? इतना मैसिव सीन तुम्हें नहीं पता? फोंगो करंट टॉप सुपरस्टार, 3 साल पहले डेब्यू किया था। उसे मॉडर्न पैन और लिविंग 1000 फेस्ड बेस्ट एक्टर कहा जाता है। मेरा नाम सुनते ही शिनबूस के फुटस्टेप्स अनकंट्रोलेबली रुक गए। उसने सबकॉन्शियसली क्राउड की डायरेक्शन फॉलो की और आखिर उसकी नजर पैसेज के ऑपोजिट साइड एक जायंट बिलबोर्ड पर जाकर टिक गई, जो ह्यूज पिलर से लटका हुआ था। वह वहीं फ्रीज हो गई। उसकी आंखें उस जायंट पोस्टर पर कसकर टिक गईं। उसके आसपास का सारा नॉइज जैसे इंस्टेंट फेड हो गया। पूरी दुनिया में सिर्फ वही डैजलिंग फिगर बची थी जो किसी स्टार की तरह चमक रही थी। उसी मोमेंट फॉन्गसन्स ने भी बिलबोर्ड देख लिया। उसने इंस्टिंक्टिवली शिनबूस का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बू, वह फूनो है। मैंने पहले ही सुना था कि वह पिछले कुछ सालों से विदेश में डेवलप कर रहा है। लगता है वह सेलिब्रिटी बन गया। प्रॉपर एल्डेस्ट सन होकर भी शोबिज जैसी जगह में चला गया। उसकी वॉइस में डिलिबरेट बिलिटलिंग टोन थी, लेकिन शिनबू जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वह अनअवेयर नहीं थी। इन 3 सालों में भले ही उसने कभी एक्टिवली मुझे सर्च नहीं किया, लेकिन मेरी खबरें अलग अलग चैनल्स से हमेशा उसके कानों तक पहुंचती रहती थीं। उसे पता था कि मैंने डेब्यू करते ही पीक हिट किया था। उसे पता था कि मेरी हर मूवी क्रिटिकली अक्लेम्ड भी होती थी और कमर्शियली सक्सेसफुल भी। उसे पता था कि मैंने कितने हेवीवेट अवार्ड्स जीते हैं। उसने तो सीक्रेटली अपने असिस्टेंट से मेरी हर मूवी की टिकट्स भी बाय करवाई थीं। यहाँ तक कि जिन प्रोडक्ट्स को मैंने एंडोर्स किया था, उनके पोस्टर्स और मर्चेंडाइज भी कलेक्ट किए थे। वे सब उसकी स्टडी के सबसे सीक्रेट ड्रॉअर में छिपे हुए थे। बस उसने खुद को कभी मुझे ढूंढने की इजाजत नहीं दी। अगले ही मोमेंट उसकी गेज उमड़ती भीड़ को चीरती हुई उस फिगर पर जाकर टिक गई, जो बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स की क्लोज एस्कॉर्ट में रेगुलर पैसेजवे से अभी अभी बाहर निकला था। एम्प्टी लाइन, नो टेक्स्ट टू ट्रांसलेट। सिर्फ एक नजर में ही उसे महसूस हो गया कि असली में पोस्टर से भी ज्यादा डैजलिंग था। उसी समय जब शिनबुयू लोगों के समुद्र के पार मुझे घूर रही थी, अचानक एक वुमन मुस्कुराते हुए भीड़ को चीर कर आगे आई। उसके हाथ में स्ट्राइकिंग एक्वाडोरियन रोजेस का बुके था। वह सीधे मेरे पास आकर रुकी। वह शंग शिन्सी थी। शंग शिन्सी, शंग फैमिली की हेयर। उसने नेचुरली मेरे हाथ से कैरी ऑन लगेज ले लिया, फिर झुककर मेरे ईयर में कुछ विस्पर्ड किया और उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। यह सीन देखते ही शिनबूस का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ट्विस्ट हो गया। उसके आसपास का एयर प्रेशर जैसे अचानक गिर गया, यहाँ तक कि उसके बगल में खड़ा फोंगजुन भी अनजाने में शिवर कर उठा। क्राउड के धक्कों से वे लगभग पार्किंग लॉट तक पहुंच गए। कोइंसिडेंटली शिनबूस की कार मेरे टीम की कंस्पिक्यूअस स्ट्रेच लिंकन के पास ही पार्क्ड थी। शिनबुयू ने देखा कि शांग शिन्सी पोलाइटली मेरे लिए कार डोर खोल रही थी। जैसे ही मैं बेंड होकर अंदर बैठने लगा, मुझे अचानक एक पुल महसूस हुआ। मैंने सिर घुमाया और शिनबूस की गेज से नजर मिली। अगले ही सेकंड मैंने पोलाइटली सिर हिला दिया। शिनबू यहाँ क्यों थी? उससे मेरा कोई डैम बिजनेस नहीं था। लेकिन उसी मोमेंट शिनबुइस का हार्ट जैसे सीधे उसके थ्रोट में उछल गया। उसे अपना ब्लड फ्लो तक साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल सब डेड साइलेंस में बदल गया। उसने मेरी आंखों में स्ट्रेंजर्स जैसी डिस्टेंस देखी। मैंने बस हल्के से उसकी तरफ नॉड किया, जैसे किसी इनसिग्निफिकेंट फैन को रिस्पॉन्स दे रहा हूं जिसने मुझे पहचान लिया हो। फिर मैंने कैजुअली अपनी गेज हटा ली, बैंड होकर कार में बैठ गया। शुरू से आखिर तक मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। उधर शान शिन्सी ने भी उसी मोमेंट शिनबू को नोटिस कर लिया था। उसने कार डोर बंद किया। विंडो के पार उसने शिनबूस की डायरेक्शन में आईब्राउ रेज की। उसके लिप्स का एक कॉर्नर हल्का ऊपर उठा। फिर ब्लैक स्ट्रेच लिंकन स्पीड से निकल गई और एयरपोर्ट पार्किंग लॉट के एग्जिट पर गायब हो गई। यह सीन देखते हुए शान बायू वहीं फ्रीज हो गई, जैसे किसी ने उसे जगह पर नेल कर दिया हो। बगल से जून कई बार उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन जैसे उसने सुना ही नहीं। उसके कानों में सिर्फ बजिंग साउंड गूंज रही थी। उसके माइंड में सिर्फ एक ही वॉइस बार बार एको हो रही थी। उसने मुझे देखा, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। होटल स्वीट में लौटने के बाद शिनबू भारी शरीर के साथ सोफा पर गिर गई। पूरी रात वह जागती रही। एयरपोर्ट वाला सीन बार बार उसके माइंड में रिप्ले होता रहा। वह नजर जिससे मैंने उसे देखा था, जैसे वह कोई इरेलीवेंट स्ट्रेंजर हो। मेरे और शान शिन्सी के बीच की इंटीमेट इंटरेक्शन, और आखिर में शान शिन्सी का वह प्रोवोकेटिव जेस्चर। हर डिटेल पॉइजन टिप्ड नीडल्स की तरह उसकी स्किन में चुभ रही थी। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वह मेरी उस गेज को सहन नहीं कर सकती जिसमें मैं उसे अजनबी की तरह देख रहा था। और उससे भी ज्यादा वह यह नहीं सह सकती थी कि कोई दूसरी वुमन मेरे साइड में खड़ी हो। जितना ज्यादा वह सोचती, उतनी ही एजिटेटेड होती जा रही थी। फिर वह अचानक उठी, लिकर कैबिनेट तक गई, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का एक ग्लास भरा,
सिर पीछे करके एक ही बार में उसे पी गई। उसके तुरंत बाद उसने फोन उठाया और अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। मुझे तुरंत जिंग में फोंग शाओ का डिटेल्ड एड्रेस चाहिए, अगले पूरे वीक का उसका स्केड्यूल भी, और वह शांग शिंसी, इन पिछले 3 सालों में वह क्या करती रही है, आखिर उसका फोंगो के साथ क्या रिलेशनशिप है। मुझे सबसे थरो रिपोर्ट चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। ऑर्डर देने के बाद वह रूम में बैक एंड फोर्थ पेसिंग करती रही, न्यूज का इंतजार करते हुए। हर मिनट और हर सेकंड अनबेरेबली लॉन्ग लग रहा था। कुछ घंटों बाद असिस्टेंट का कॉल वापस आया और उसने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सुनाई। मेरा एड्रेस और स्केड्यूल एक एक करके लिस्टेड था, लेकिन शांग शिंसी के बारे में इंफॉर्मेशन सुनते ही शिनबूस का हार्ट और ज्यादा नीचे डूबता चला गया। शांग शिंसी एक प्रोमिनेंट फैमिली से थी और खुद भी एक्सेप्शनली केपेबल थी। 3 साल पहले जब मैं विदेश गया था, तभी से इस एरिस ने अपना ऑलमोस्ट पूरा फोकस यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दिया था। पेरिस में परमानेंटली बेस्ड होकर उसने क्वाइटली इन्वेस्टर की आइडेंटिटी में मेरे लिए रास्ता बनाया। अपने कनेक्शंस और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उसने फैशन और फिल्म इंडस्ट्रीज में मुझे जल्दी फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में मदद की। इन 3 सालों में वह लगभग गार्डियन की तरह हमेशा मेरे साइड में रही। हम दोनों बहुत क्लोज थे, हर कोई हमें गुड फ्रेंड्स के रूप में जानता था, लेकिन क्या हम सच में लवर्स बन चुके थे? ये बात आउटसाइडर्स के बीच हमेशा डिबेट का टॉपिक रही। गुड फ्रेंड, शिनबुयू ने कोल्ड लाफ छोड़ी और फोन काट दिया। एक मैन और वुमन के बीच प्योर फ्रेंडशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। शिनशिन्स की इंटेंशंस मैं एक नजर में समझ सकती हूँ, और तुम फोंगो, तुमने सच में ऐसे इंसान को अपने करीब आने दिया। उसी मोमेंट शिनबूस के दिल में स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और अनप्रेसिडेंटेड सेंस ऑफ क्राइसिस बैठ गया। पहली बार उसने शिनशिन्सी नाम के लिए डिस्गस्ट और जेलसी महसूस की। वह सच में मुझसे मिलना चाहती थी, फेस टू फेस मुझसे और शिनशिन्सी के रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहती थी। लकीली एक वीक बाद उसे मौका मिल गया। मेरे असिस्टेंट ने रिपोर्ट किया कि मैं एक टॉप होट कुचर ब्रांड के शो के आफ्टर पार्टी में अटेंड करने वाला हूँ। शिनबुयू ने तुरंत अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके इनविटेशन हासिल कर लिया। पार्टी एक हिस्टोरिक प्राइवेट एस्टेट में रखी गई थी। जैसे ही शिनबू अंदर गई, उसने जल्दी ही मुझे स्पॉट कर लिया। उस समय मैं कई इंटरनेशनली रिनाउंड डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ बात कर रहा था, फ्लुएंट फ्रेंच और इंग्लिश के बीच एफर्टलेसली स्विच कर रहा था। शिनबुयू हाथ में वाइन ग्लास लिए क्राउड के पार मुझे घूरती रही। उसने पेशेंटली वेट किया जब तक उसने नहीं देखा कि मैं थोड़ा टायर्ड होकर अकेला टेरेस की तरफ चला गया, जो गार्डन की ओर खुलता था। अब सही समय है। वह क्वाइटली मेरे पीछे चली गई। टेरेस पर नाइट ब्रीज ठंडी थी। मैं रेलिंग से टिककर दूर लेक को देख रहा था। शिनबुयू मेरे पीछे आकर रुकी, गहरी सांस ली, दिल के टर्मोइल को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बात की, उसकी टोन इंस्टिंक्टिवली एक्यूजेटरी थी। तुम्हारे और एक्साई शिंसी के बीच क्या चल रहा है? मैं उसके आने पर सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन मुझे सिर घुमाने तक की भी परवाह नहीं थी। इज़न्ट दिस प्रेसिडेंट शिन? लॉन्ग टाइम नो सी। लेकिन मैं किसके साथ हूँ और कैसे हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लगता है मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट शान जैसी फॉर्मेलिटी और मेरी डिस्टेंट एटीट्यूड ने शिनबू को सफोकेट कर दिया। वह करीब आई और मेरा हैंड पकड़ लिया। फोंग, 3 साल विदेश रहकर तुम बेसिक जजमेंट और डिसर्नमेंट तक खो चुके हो। तुम्हें पता नहीं शिनशिन्सी कैसा इंसान है। वह मुझसे भी ज्यादा प्ले बॉय है। वह तुम्हें क्या दे सकता है? ये सुनकर मैं मुड़ा, ऊपर से शिनबुयू को देखा। प्रेसिडेंट शिन, दूसरों पर कमेंट करने का शायद आपको कोई हक नहीं है। आप कहती हैं शिनशिन्सी प्ले बॉय है। फनी, कैपिटल सर्कल में मुझे भी नोटोरियस प्लेबॉय कहा जाता था। हम दोनों काफी गुड मैच हैं, और शिंसी ने कभी भी मेरे लिए अपने फीलिंग्स डिनाई नहीं किए। वह मेरी हर चॉइस और विश की रिस्पेक्ट करता है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनके दिल में शुरू से आखिर तक कोई और था, फिर भी ट्रूथ के नाम पर किसी और की पूरी 3 साल की यूथ वेस्ट कर दी। शिनबुयू, आपको क्या लगता है ज्यादा घटिया कौन है? ये वर्ड्स किसी रिसाउंडिंग स्लैप की तरह थे जो जोर से शिनबुयू के फेस पर पड़े। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली अगली हो गया। उसने माउथ खोला, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी एक वॉइस बीच में आई। मैं सोच रहा था तुम कहाँ गायब हो गए। टर्न्स आउट तुम किसी इरेलेवेंट पर्सन के साथ उलझे हुए थे। शिनशिन्स अपने लॉन्ग लेग्स के साथ चलते हुए आया। उसने नेचुरली आर्म बढ़ाकर मेरी वेस्ट पकड़ ली। लॉन्ग टाइम नो सी, प्रेसिडेंट शिन। आप और मेरे बॉयफ्रेंड क्या बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर कुछ प्लेजेंट नहीं लग रहा। माय बॉयफ्रेंड। ये वर्ड्स सुनते ही शिनब्यू के दिमाग में बजिंग शुरू हो गई। उसकी प्यूपिल्स शार्पली कंट्रैक्ट हो गईं। उसने तुरंत सिर घुमाकर मुझे इंटेंसली घूरा, जैसे साइलेंटली प्लीड कर रही हो कि मैं इसे डिनाई कर दूं। सिर्फ हल्का सा फ्राउन ही काफी होता, लेकिन मैंने बस हल्के से अपना सिर शिनशिन्सी की तरफ टिल्ट किया, साइलेंटली उसके वर्ड्स कंफर्म करते हुए। मैंने शिनबू को दूसरी नजर तक नहीं दी। शिनशिन्सी ने शिनबू के सारे रिएक्शंस नोटिस किए और हंसी रोक नहीं पाया। मैंने सुना है प्रेसिडेंट शिन और हमारे फूनों का कोई हिस्ट्री था, लेकिन वह सब पास्ट की बात है। अब फोंग शो मेरे साथ बहुत अच्छा है, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। सो प्रेसिडेंट शिन को खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वह थोड़ा रुका। उसकी गेज मीनिंगफुली शिनबुयू के पीछे की एम्प्टी स्पेस पर गई। बाय द वे, आपने मिस्टर फोंग शुन को साथ क्यों नहीं लाया? तो इस बार आप मिस्टर फोंग के साथ फ्लिंग करने बाहर आई हैं। कितना पिटिफुल। इतना कहकर उसने शिनबू को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया और मुझे लेकर वहां से चला गया। शिनबू,
वहीं फ्रोजन खड़ी रही, हेल्पलेसली हमें साथ जाते हुए देखती रही। उसके साइड में लटका हाथ कसकर फिस्ट में बदल गया। ये पहली बार था जब उसने समझा कि पियर्सिंग पेन किसे कहते हैं। पार्टी से लौटने के बाद शिनब्यू के आसपास का ऑरा टेरिफाइंगली लो हो गया। फोंग ने उसके अनयूजुअल मूड को तुरंत सेंस कर लिया और भी कॉशियस हो गया। वह वार्म कंसर्न दिखाकर उसकी इरिटेबिलिटी सूद करने की कोशिश करने लगा। उस रात वह एक ग्लास वार्म मिल्क लेकर बिना आवाज किए शिनबुईज रूम में आया। क्या तुम लेटली बहुत टायर्ड हो? क्या चाहती हो मैं तुम्हारा हेड मसाज करूं? याद है जब हम पहली बार मिले थे, उस समय मैं एक कैट को ट्री से बचाने की कोशिश में ऑलमोस्ट लैडर से गिर गया था। जब तुमने मेरी मदद की थी, उसके बाद हम साथ आए, तब भी मैंने तुम्हारा ऐसे मसाज किया था। तुमने कहा था बहुत अच्छा लगा। वह जानबूझकर उनकी फर्स्ट मीटिंग की मेमोरीज इवोक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिनबू उसकी बातें सुनते हुए सिर्फ और ज्यादा फ्राउन करती गई। जाने क्यों उसके माइंड में बहुत पुराना एक सीन फ्लैश हुआ। फोंग फैमिली के एक ओल्ड सर्वेंट की बातें, जिसने कहा था कि फोंग शून बचपन में स्मॉल एनिमल्स को डिसलाइक करता था और उसने सीक्रेटली पड़ोसी की कैट को मार डाला था। उसी मोमेंट शिनबू को मेरी कही पुरानी टॉन्ट्स याद आ गईं, जो मैंने कभी फोंग के बारे में कही थीं। उसने कभी उन बातों को सीरियसली नहीं लिया था और हमेशा सोचा था कि मैं मलिशियसली उसे स्लैंडर कर रहा हूं। लेकिन इस मोमेंट अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ। उसी पल उसे सच का एहसास होने लगा। इसलिए उसने क्वाइटली फोंग शून्स का हाथ अपने से हटा दिया। जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। फोंग शून ने ज्यादा प्रेस करने की हिम्मत नहीं की और ओबीडियंटली वापस हट गया। कुछ दिनों बाद शनबूस की हाईली कैपेबल असिस्टेंट जब घर से भेजी गई ओल्ड फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रही थी, तब उसे एक डिलिबरेटली कंसील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली। वह रिपोर्ट मेरी मदर की फेटल कार एक्सीडेंट एनालिसिस से रिलेटेड थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि क्रैश कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, उसमें ह्यूमन मैनिपुलेशन के क्लियर इंडिकेशंस थे और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सीधे फोंग मिंग होंग की तरफ पॉइंट कर रहा था, जिसने तेजी से रैंक्स क्लाइम करके फोंग ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। लगभग उसी समय शनबाइस का इनसाइड सोर्स, जो सीक्रेटली फोंग ग्रुप में प्लांटेड था, उसने भी अर्जेंट मैसेज भेजा। फोंग ग्रुप काफी समय से हॉलो शेल बन चुका था। फोंग मिंग होंग पिछले कई सालों से मैसिव पब्लिक फंड्स एम्बेजल कर रहा था, ओवरसीज ट्रांजैक्शंस के जरिए एसेट्स ट्रांसफर कर रहा था और फोंग शून और उसकी मदर लिन वान सिर्फ अवेयर ही नहीं थे, बल्कि डीपली कंप्लिसिट भी थे। फोंग ग्रुप अब ह्यूज डेट्स में डूबा हुआ था और बैंक्रप्सी के ब्रिंक पर खड़ा था। लेकिन जो चीज शिनबुयू पर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह गिरी, वह थी इनसाइड सोर्स की भेजी सीक्रेट रिकॉर्डिंग में फोंग जून अपने सो कॉल्ड फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था। कंटेंट साफ था। उस समय मैं जानबूझकर उस ब्रोकन लैडर से गिरा था, कैट बचाने का नाटक करते हुए, सिर्फ शिनबुयू से टेंशन पाने के लिए। ऐसी विमेन हमेशा इसी पर फंसती हैं। उस बार मैंने खुद स्टेजिंग की थी। मुझे पता था शिनबुयू बाहर आने वाली है, इसलिए मैंने परफेक्ट टाइमिंग से उससे टकराया और क्लब वाला लाइट फिक्सचर उसे लूज करवाने के लिए मैंने किसी को पैसे दिए थे। मैं चाहता था कि वह जोर से हिट करे, लेकिन बस ग्रेज करके निकल गया। फिर भी इफेक्ट वही हुआ। फोंग शाओ खुद को समझता क्या है? क्या वह मेरे साथ compete करने के लायक भी है? शिनबूस का दिल शुरू से आखिर तक सिर्फ मेरा था। बस थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया और वह फंस गई। यहाँ तक कि उसने फोंग शाओ को डेज तक लॉकअप भी करवा दिया। उसी मोमेंट तक शिनबुयू आखिर पूरी ट्रूथ देख पाई। वह व्हाइट मूनलाइट, जिस पर उसने हमेशा विश्वास किया था, शुरू से आखिर तक केयरफुली प्लान्ड डिसेप्शन था और जो हर्ट उसने मुझे पहुंचाया, वह सब इन्हीं लाइज पर बिल्ड था। वह खुद सिर्फ एक कंप्लीट फूल थी, जिसे इस मदर और सन ने अपनी पाम्स में टॉय की तरह खेला। शिनबुयू लड़खड़ाई और सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा पेपर की तरह पेल हो गया था। उसने तुरंत लोगों को भेजकर फोंग जून को अपने रूम में बुलवाया। जब शिनबुयू ने वे आयरन क्लैड एविडेंसेस सीधे फोंग जून के सामने फेंके, तो शुरुआत में फोंग शून क्विबल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस और शिनबूस प्रेशर के सामने आखिर उसका मेंटल स्टेट पूरी तरह कोलैप्स हो गया। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा और सब कुछ कन्फेस कर दिया। शिनबू, ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं अपने दिमाग में नहीं था। मैं बस चाहता था कि तुम मेरी ज्यादा केयर करो। आई एम सॉरी, मैं गलत था। सच में मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे एक और चांस दो। शिनबुयू ऊपर से फोंग्स के ट्विस्टेड एक्सप्रेशन और अगली अपीयरेंस को कोल्डली देखता रहा। उसके दिल में स्लाइटेस्ट पिटी भी नहीं थी। उसे सिर्फ डिस्गस्ट महसूस हो रहा था। उसी समय उसके माइंड में अनकंट्रोलेबली मेरा फेस उभर आया। अपनी सबसे एम्बैरेसिंग और सबसे पेनफुल मोमेंट्स में भी मैंने कभी फोंग की तरह ग्रोवल नहीं किया था। उसी पल उसे आखिर समझ आया कि उसकी इन्फैचुएशन की असली वजह हिपोक्रिटिकल फोंग जू नहीं था। वह व्हाइट मूनलाइट इल्यूजन जो लाइज पर बिल्ड थी नहीं थी, बल्कि असली वजह था जीवंत और रियल में, जिसने सब कुछ सहने के बावजूद उसे बिना रिजर्वेशन के अपना सिंसियर हार्ट और वार्मथ दिया था। उसका सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओल्ड फीलिंग्स सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन थे।
ट्रूथ सामने आने के बाद शन बुयू ने आफ्टरमाथ को बेहद स्विफ्ट और डिसाइसिव तरीके से हैंडल किया। उसने फोंग मिंग होंग को सारे इलीगली ऑक्यूपाइड एसेट्स तुरंत रिटर्न करने का ऑर्डर दिया। फिर अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके फोंग जून और उसकी मदर के क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट के एविडेंसेस अथॉरिटीज तक पहुंचा दिए। उसने बिना हेजिटेशन के फोंग के साथ कंप्लीटली ब्रेकअप कर लिया, सारे टाइज काट दिए। लेकिन यह सब करने के बाद भी उसे रिलीफ नहीं मिला, सिर्फ एम्प्टीनेस महसूस हुई। ब्रदर फोंग, मुझे बहुत टेरिबल लग रहा है। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हारी फॉरगिवनेस चाहती हूँ, चाहे 10,000 में सिर्फ एक चांस ही क्यों ना हो। पहली बार उसने अपना सारा प्राइड और स्टेटस साइड में रख दिया। वह उस विला के नीचे इंतजार करने लगी जिसका एड्रेस उसके असिस्टेंट ने ढूंढा था। शाम के 7 बजे थे। उसके हाथ में एक एक्सक्विजिट पेपर बैग था। उसके अंदर उस ओल्ड ब्रांड डिजर्ट शॉप का सिग्नेचर केक रखा था जिसे मैं पहले बहुत पसंद करता था, स्पेशली एयर फ्रेटेड। उसे याद था कि मुझे स्वीट्स बहुत पसंद हैं, खासकर जब मेरा मूड खराब होता। कुछ स्वीट खाकर मैं पूरी तरह रिलैक्स हो जाता था। लेकिन वह पूरी रात कार में इंतजार करती रही। उसकी आंखें ब्लड शॉट हो गईं, उसका चेहरा हैगर्ड और डिशेवल्ड लगने लगा। सुबह होने लगी तब जाकर उसने एक फेमिलियर स्पोर्ट्स कार को विला के सामने रुकते देखा। मैं ड्राइवर सीट से बाहर निकला, पैसेंजर साइड जाकर शान शिंसी के लिए डोर खोला। शान शिंसी ने मेरे हेयर रफल किए और कुछ कहा जो वह सुन नहीं पाई, लेकिन उसकी बात पर मैं हंस पड़ा। यह सीन पूरी तरह शिन बाइस की आंखों में चुभ गया, इसीलिए उसने तुरंत कार डोर खोला और जल्दी से हमारी तरफ बढ़ी। फोंगियो, हमें बात करनी है। मेरी आवाज सुनकर मैं मुड़ा। शिनबुयू को देखकर मैंने तुरंत ब्राउज फरो कर लिए। शिनबुयू, तुम यहाँ क्यों हो? हमारे बीच बात करने लायक कुछ नहीं है। वेट। शिनबुयू एंग्शियसली आगे बढ़ी। उसने घबराहट में अपना फोन निकाला और एविडेंसेस दिखाने लगी। ब्रदर फोंग, मेरी बात सुनो। मैंने फोंग फैमिली और उसकी फैमिली के सारे काम इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं। तुम्हें ब्लेम करना मेरी गलती थी। उस साल गार्डन वाला इंसिडेंट, क्लब का लाइट स्टैंड और तुम्हारी मदर्स कार एक्सीडेंट, इनमें से कोई भी एक्सीडेंट नहीं था। सब उन्होंने किया था। मैं स्टूपिड थी, मैं ब्लाइंड थी। उन्होंने मुझे फूल बना दिया, लेकिन उसके फिनिश करने से पहले ही मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये सुनकर शिनबू स्टंड रह गई। ट्रूथ सामने आ गई। फिर शिनबू, मैं हंस पड़ा। हाँ, क्या तुम्हें लगा मैं रोते हुए तुम्हारे पास भागूंगा और कहूंगा फाइनली तुम्हें सच पता चल गया, चलो फिर साथ हो जाते हैं? शिनबुयू, तुम्हारी अपॉलॉजी और तुम्हारा रिग्रेट मेरे लिए किसी काम का नहीं है। हर्ट पहले ही हो चुका है। वह ह्यूमिलिएशन जब तुमने मुझे ट्रैश की तरह धक्का देकर दूर किया, डिटेंशन सेंटर में मेरी रिस्ट टूटने का एक्सक्रूशिएटिंग पेन, इनमें से कुछ भी तुम्हारे कैजुअली बोले गए माय बैड या इन सो कॉल्ड एविडेंसेस से इरेज नहीं हो सकता। बोलते हुए मेरी नजर उसके हाथ में पकड़े डेलिकेट पेपर बैग पर गई। मैं स्कॉफ किए बिना नहीं रह सका। अब भी याद है तुम्हें कि मुझे इस जगह के डिजर्ट्स पसंद थे? कितनी थॉटफुल हो प्रेसिडेंट शिन, हजारों माइल्स दूर से एयर फ्रेट करवा कर लाई हो। मैंने अपनी आईज उठाई और सीधे उसके इंस्टेंटली पेल पड़ चुके फेस को देखा। लेकिन मुझे स्वीट्स पसंद करना बहुत पहले ही बंद हो गया। सारे स्वीट ड्रीम्स बहुत ज्यादा क्लॉइंग होते हैं, बहुत ज्यादा सिकनिंग। इतना कहने के बाद मैंने उसे दूसरी नजर तक नहीं दी। मैं मुड़ा और चोंग शिंसी के साथ अंदर चला गया। डोर जोर से बंद हुआ और वह हैवी वुडन डोर पूरी तरह उसकी साइड को काट गया। शिनबुयू वहीं फ्रोजन खड़ी रही, काफी देर तक साइलेंट। उसके हाथ में पकड़ा केक वाला पेपर बैग जैसे अनबेरेबली हैवी हो गया था। विला के अंदर मैं अपनी बैक ठंडे डोर पैनल से टिकाकर धीरे धीरे नीचे फर्श पर बैठ गया। ये कहना कि मुझे सैडनेस नहीं थी झूठ होता। मेरे चेस्ट में अब भी डल एक थी, लेकिन उससे ज्यादा रिलीफ और एग्जॉस्शन महसूस हो रही थी। लेटिंग गो उतना मुश्किल नहीं था जितना मैंने इमेजिन किया था। पेन। शिंसी भी मेरे साथ फ्लोर पर बैठ गई और धीरे से अपनी आर्म्स मेरे अराउंड रैप कर दी। बोंगशियो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। ये सब अब पास्ट है। हाँ, सब पास्ट बन चुका है। बाहर रेन और हैवी होती जा रही थी। शिनबुयू बारिश में खड़ी पूरी तरह डेवस्टेटेड लग रही थी। उसने ऊपर उस विंडो की तरफ देखा जो अब उसके लिए कभी नहीं खुलेगी। उसकी आईज लाइफलेस थीं। उसे पता था कि जो चीज उसने खो दी वह कभी वापस नहीं मिलेगी। अगले कई दिनों तक घर लौटने के बाद शिनबुयू अपने रूम में बंद रही। उसने किसी से मिलना बंद कर दिया, कोई बिजनेस हैंडल नहीं किया, बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ विंडो के बाहर स्काई को देखती रही। मेरे वर्ड्स कंप्लीटली मीनिंगलेस बार बार उसके ईयर्स में एको हो रहे थे। मेरी वह गेज जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर को देख रहा हूँ उसके माइंड को हॉन्ट कर रही थी। वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैंने उसे ऐसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। वह यह भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे साइड में अब कोई दूसरी वुमन खड़ी है। लेकिन मुझे वापस पाने की उसकी पहली फेल्ड अटेम्प्ट ने उसे सोबर नहीं किया, उल्टा उसके बोन्स के अंदर छिपी पॉजेसिव डिजायर को और स्टर कर दिया। मैं शिनबुयू कभी वह चीज हासिल करने में फेल नहीं हुई जो मैं चाहती हूँ। पहले मैं नाइव थी, लेकिन अब मुझे सब क्लियरली दिखाई दे रहा है। तुम्हें वापस मेरे पास आना ही होगा। एक ऑलमोस्ट इनसेन थॉट उसके माइंड में ब्रीड होने लगी।
उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी जहां मेरे पास उसे फेस करने के अलावा कोई चॉइस ना हो, जहां मुझे उसकी जरूरत पड़े। उसने तुरंत अपने चीफ असिस्टेंट को कॉल किया। हर पॉसिबल रिसोर्स इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि फोंग शाओ की सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनरशिप अगली कौन सी है। चाहे जो मेथड यूज करना पड़े, मुझे उसमें इन्वॉल्व होना है। हाईली एफिशिएंट असिस्टेंट ने जल्दी ही रिपोर्ट किया। मेरा टीम एक सेंचुरी ओल्ड टॉप लग्जरी ब्रांड के साथ निगोशिएशंस कर रहा है। ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल क्रिटिकल स्टेज में है। ये सुनते ही शिन बूस की आईज चमक उठीं। उसने तुरंत शिन कॉन्ग्लोमरेट के नाम से उस ब्रांड हेडक्वार्टर्स को कोऑपरेशन प्रपोजल भेजा और ऐसा प्लान ऑफर किया जो पब्लिसिटी के लिए लॉस पर सेल करने जैसा था। सिर्फ एक कंडीशन थी, मेरे साथ एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पोस्टपोन किया जाए। शिन कॉन्ग्लोमरेट की स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस पर कोई डाउट नहीं था, खासकर एशियन मार्केट में। ब्रांड के टॉप एग्जीक्यूटिव्स इतने ह्यूज प्रॉफिट के टेम्पटेशन में सचमुच हेजिटेट करने लगे। अगले दिन होने वाली रिमोट वीडियो साइनिंग मीटिंग टेम्परेरीली पोस्टपोन कर दी गई। फर्दर इवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट भेज दी गई। जब यह न्यूज मेरी टीम तक पहुंची, एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली टेंस हो गया। एजेंट ने डीप फ्राउन के साथ कंसर्न से मेरी तरफ देखा। उसी समय मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, उस मूवी सीन की लाइंस जिसे मुझे परफॉर्म करना था। न्यूज सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना कह सका, मैं स्पीचलेस हूँ। ये बिल्कुल शिन बुयू जैसा है। वह मुझे फोर्स करके हेड बाव करवाना चाहती है, हर्ट महसूस करवाना चाहती है। सी जांग लाजिली सोफा पर कर्ल्ड अप बैठा गेम खेल रहा था। ये सुनते ही उसने तुरंत फोन नीचे रख दिया और मेरे पास आ गया। वरी मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ शिनबुइस का रीच इतना लंबा नहीं है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू हुई, ब्रांड हेडक्वार्टर्स के मीटिंग रूम की बड़ी स्क्रीन पर मेरी हार्ट ब्रोकन थॉर्न टीम और शिनबुयू की इमेजेस एक एक करके दिखाई दी। मीटिंग शुरू हुई। ब्रांड सीईओ ने कॉशियसली शिन कॉर्पोरेशन द्वारा प्रपोज की गई स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पॉसिबिलिटी का जिक्र किया। उसकी टोन हेजिटेशन बिट्रे कर रही थी। उसी मोमेंट शिनबुयू ने बोलना चुना। शिन कॉर्पोरेशन आपकी ब्रांड डेवलपमेंट को लेकर बेहद ऑप्टिमिस्टिक है। हमें विश्वास है कि हमारा कोऑपरेशन एक विन विन सिचुएशन ला सकता है। जहां तक ब्रांड एम्बेसडर के चुनाव की बात है, मुझे लगता है कि इसके लिए ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत है ताकि इमेज और ब्रांड की कोर वैल्यूज के बीच हाई डिग्री अलाइनमेंट सुनिश्चित किया जा सके। उसने यह बात सीधे तौर पर नहीं कही, लेकिन उसका हमला साफ तौर पर मेरी तरफ था, यह जताते हुए कि शायद मेरा एक्सपीरियंस या इमेज इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है। मीटिंग का माहौल तुरंत फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया। उसी समय शिनशिन की लेजी आवाज बीच में आई। प्रेसिडेंट शिन, लॉन्ग टाइम नो सी। होम बिजनेस आपको इतना भी बिजी नहीं रख रहा कि आप यूरोपियन फैशन सर्कल्स के एंडोर्समेंट मैटर्स की चिंता करने लगे। जैसे ही उसने यह कहा, उसने सीधे ब्रांड सीईओ की तरफ देखा। उसकी टोन फोर्सफुल और सीरियस हो गई। चार्ली बोंगोस की इमेज, प्रोफेशनलिज्म और मार्केट अपील सबके सामने साफ है। हमारी शाओ फैमिली फाउंडेशन हमेशा से आपके ब्रांड की सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट स्पॉन्सर्स में से एक रही है। मैं पर्सनली भी आपके ब्रांड फिलॉसफी को बहुत एडमायर करता हूँ। उसे चुनना सबसे करेक्ट डिसीजन है। जहां तक कुछ इरेलेवेंट आउटसाइड इंटरफियरेंस की बात है, वह थोड़ा रुका। उसकी शार्प गेज स्क्रीन की तरफ गई। दूसरी तरफ मौजूद शिनबू की तरफ देखते हुए उसने कहा, बिजनेस वर्ल्ड के अपने रूल्स होते हैं। अपनी अनसेवरी पर्सनल फीलिंग्स और टैक्टिक्स को सरफेस पर मत लाओ। फूनो आज जहां पहुंचा है, वहां अपनी स्ट्रेंथ और एफर्ट से पहुंचा है। उसे किसी के दिए हुए अपॉर्चुनिटीज की जरूरत नहीं है और ना ही वह स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाले एक्सटॉर्शन को स्वीकार करेगा। वे हार्ट ब्रेकिंग वर्ड्स किसी जोरदार स्लैप की तरह थे जो सीधे शिनबूस के चेहरे पर पड़े और साथ ही ब्रांड को भी हिला गए। यूरोप में शिन फैमिली फाउंडेशन का इन्फ्लुएंस और पावर शिन कॉर्पोरेशन से कहीं ज्यादा बड़ा था, जिसे कम समय में मैच करना असंभव था। फिर बोलने की बारी मेरी थी। मैंने काल्मली ब्रांड की सेंचुरी ओल्ड हिस्ट्री, क्राफ्ट्समैनशिप, एस्थेटिक्स और कोर स्पिरिट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाई और अपने एक्सपीरियंस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट को जोड़ते हुए हाईली कंस्ट्रक्टिव एंडोर्समेंट और प्रमोशन कॉन्सेप्ट्स प्रपोज किए। मेरी स्पीच प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट थी, जिसने एक इंटरनेशनल सुपरस्टार के योग्य क्वालिटी और विजन को पूरी तरह दिखाया। ब्रांड के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने अप्रिशिएटिव ग्लांसेस एक्सचेंज किए। पहले की हेजिटेशन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आखिर में ब्रांड सीईओ ने वहीं स्पॉट पर फैसला ले लिया। ग्लोबल एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन हो गया। सबसे पहले शिनबूस की स्क्रीन डार्क हुई। वह खाली और ठंडे ऑफिस में अकेला बैठा था। कानों में बिजी टोन गूंज रही थी और उसकी मुट्ठी कस गई। उस रात उसने अपने असिस्टेंट पर चीखते हुए कहा, जो साइड में खड़ा सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, वाई, वह मुझे सब ठीक करने का एक मौका भी क्यों नहीं देता? हार्ट ब्रेकिंग। मैंने उसे सब कुछ दिया जो मैं दे सकता था। शिनबुयू, आखिर मैं क्या नहीं दे सकता? वेल्थ, रिसोर्सेज, स्टेटस, मैं उसे 10 या 100 गुना ज्यादा भी दे सकता हूँ। आखिर उसे चाहिए क्या? काफी देर की हेजिटेशन के बाद असिस्टेंट ने धीरे से याद दिलाया, प्रेसिडेंट शिन,
शायद मिस्टर फोंग जो चाहते हैं वह कभी ये एक्सटर्नल थिंग्स थी ही नहीं। ये सुनकर शिनबू पूरी तरह स्टन्ड रह गया। ये नहीं तो फिर क्या? पहली बार उसने सच में उस सवाल के बारे में सोचना शुरू किया जिस पर उसने कभी गहराई से ध्यान नहीं दिया था। क्या वह अनरिजर्व ट्रस्ट था या अनवेवरिंग चॉइस या फिर उसका लव? बार बार सोचने के बाद भी वह जवाब नहीं समझ पाया। तभी जब शिनबुयू गहरी सोच में डूबा था, अचानक आई एक न्यूज ने उसे पैनिक में डाल दिया। ब्रेकिंग न्यूज। सदर्न फ्रांस के एल्प्स में लगातार हेवी रेन की वजह से मैसिव फ्लैश फ्लड्स और मड स्लाइड्स आ गए। कई विलेजेस और टाउन्स की कम्युनिकेशंस कट हो गईं। रोड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। सिचुएशन क्रिटिकल थी और असिस्टेंट की अर्जेंट अपडेट में दिखा कि मैं उसी एरिया में आखिरी बार देखा गया था। मुझे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फाउंडेशन के चैरिटी फोटोशूट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे सिवियरली अफेक्टेड टाउन के पास इनवाइट किया गया था। फिलहाल पूरे एरिया की कम्युनिकेशंस पूरी तरह डाउन थीं। किसी को नहीं पता था कि वहां लोग अलाइव हैं या डेड। उसी समय शिनबू ग्रुप के अगले 10 इयर्स के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन पर एक क्रूशियल बोर्ड मीटिंग चेयर कर रहा था। जैसे ही उसने असिस्टेंट की रिपोर्ट सुनी, वह अचानक हेड टेबल की अपनी सीट से खड़ा हो गया। डायरेक्टर्स की स्टन्ड नजरों के बीच उसने एक्सप्लेनेशन देने तक का समय नहीं लिया। उसने बस अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स नीचे फेंके, मुड़ा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। प्लेन तुरंत तैयार करो, फास्टेस्ट स्पीड से नाइस पहुंचना है। नहीं, सीधे वहां नहीं, उस नियरेस्ट एयरपोर्ट पर जहां अभी भी लैंडिंग हो सकती है। सभी लोकल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करो, बेस्ट रेस्क्यू टीम हायर करो, कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, मैं खुद जाऊंगा। कौन सी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कौन सा बिजनेस एम्पायर, यह सब उस पल इनसिग्निफिकेंट हो गया जब उसने सुना कि शायद मैं डेंजर में हूं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, मुझे ढूंढना। कुछ घंटों बाद शिनबुयू एक हेविली फंडेड और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल माउंटेन रेस्क्यू टीम के साथ स्टॉर्म के बीच मिले छोटे से ब्रेक का फायदा उठाकर डिजास्टर जोन के पास मौजूद सबसे नजदीकी ऑपरेबल छोटे एयरपोर्ट पर फोर्स्ड लैंडिंग करने में सफल हुआ। वेदर बेहद सिवियर था। ऊपर थिक डार्क क्लाउड्स घूम रहे थे। विंड और रेन एक साथ बरस रहे थे। शिनबुयू एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह पहले से तैयार हेलीकॉप्टर में बदला और सीधे लॉस्ट कॉन्टैक्ट एरिया की तरफ उड़ गया। लेकिन हेलीकॉप्टर सीधे लैंड नहीं कर सकता था। वह सिर्फ एक रिलेटिवली सेफ जोन में हवर कर सकता था। क्रू की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए वह सबसे पहले रोप से नीचे मडी ग्राउंड पर उतरा। रेस्क्यू टीम लीडर ने आगे की रोड को देखा जो फ्लड से बह चुकी थी और लैंडस्लाइड्स व टूटे पेड़ों से भरी हुई थी। उसने अर्जेंटली उसे रोकने की कोशिश की। मिस शर, आगे का रास्ता बहुत डेंजरस है। मड स्लाइड अभी भी जारी है। आप अंदर नहीं जा सकते। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। शिनबूस की आंखें ब्लड शॉट थीं। वह सबसे आगे चलते हुए फ्लड वाटर्स में घुस गया। पानी उसकी काव्स से ऊपर तक पहुंच रहा था। आइसी और पियर्सिंग कोल्ड। लगातार रॉक स्लोप से नीचे गिर रहे थे। फियर्स विंड लोगों को गिराने वाली थी। तभी अनदर स्मॉल लैंडस्लाइड से बचते वक्त एक रोलिंग स्टोन अचानक उसके पीछे के बैकपैक से टकराई। वही पैक जिसमें वाइटल रेस्क्यू इक्विपमेंट था। बिना एक सेकंड सोचे शिनबुयू इंस्टिंक्टिवली उस पैक के सामने कूद पड़ा, लेकिन स्टोन के शार्प एज ने उसकी लेफ्ट आर्म को चीर दिया। घाव इतना डीप था कि बोन तक दिखाई दे रही थी। मिस शान नाम की एक टीम मेंबर चीख पड़ी और उसका बैंडेज करने लगी, लेकिन शिनबू को लगा यह टाइम वेस्ट है। उसने बस कपड़े की एक स्ट्रिप फाड़ी और रफली वूंड पर बांध दी। दांत भींचते हुए वह आगे बढ़ता रहा। 10 घंटे से ज्यादा बिना स्लीप या रेस्ट के बाद उन्होंने आखिरकार मुझे एक प्राइमरी स्कूल की डिलैपिडेटेड क्लासरूम में ढूंढ लिया, जो थोड़ी ऊंचाई पर होने की वजह से बच गई थी, लेकिन फ्लड वाटर्स से घिरकर आइसोलेटेड आइलैंड बन चुकी थी। उस समय मैं कुछ टीचर्स के साथ दर्जनों डरे हुए चिल्ड्रन को कंफर्ट कर रहा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पेल था और क्लोथ्स डर्टी स्टेन्ड थे, लेकिन मैं फिर भी काम था। मैं खुद बच्चों को स्टोरीज सुना रहा था ताकि उनका फियर कम हो सके। जब शिनबुयू, जो मड से ढका हुआ था और जिसके पूरे शरीर पर ब्लड स्टेन्स लगे थे, लड़खड़ाता हुआ क्लासरूम डोर पर दिखाई दिया तो सब स्टन्ड रह गए। मैं भी। जिस पल मैंने ऊपर देखा और उसे देखा, मेरा चेहरा डिसबिलीफ और शॉक से भर गया। हमारी आंखें मिली। कुछ सेकंड्स के लिए टाइम जैसे फ्रीज हो गया। शिनबुयू ने मुझे वहां अनहार्म्ड खड़े देखा। कई दिनों से उसके ऊपर छाया एंग्जाइटी आखिरकार कम हो गई। उसने अपनी आर्म के अनबेरेबल पेन को इग्नोर किया, अपनी अटरली डिशेवल्ड हालत को इग्नोर किया और सबकी एस्टोनिश्ड नजरों के बीच कुछ तेज कदमों में मेरे पास पहुंच गया। उसने मुझे टाइटली अपनी आर्म्स में खींच लिया। फिर वह बार बार एक ही बात दोहराने लगा, थैंक गुडनेस यूर सेफ। मैं उसकी बाहों में कसकर पकड़ा गया था। मैं साफ महसूस कर सकता था उसका वायलेंट हार्ट बीट और ट्रेम्बलिंग बॉडी। उसी मोमेंट मैंने उसकी बैक पर हल्के से हाथ रखा। फिर मैंने उसे फर्मली लेकिन रफली नहीं, खुद से दूर कर दिया। थैंक यू प्रेसिडेंट शिन। मुझे रेस्क्यू करने के लिए डेंजर उठाने पर मैं आपका एक फेवर ओ करता हूँ। मैंने इसे नोट कर लिया है।
शिनबुइस की आर्म्स अचानक खाली हो गईं। मेरा काल्म एक्सप्रेशन देखकर उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। वह काफी देर तक वहीं फ्रोजन खड़ा रहा। तभी बाहर से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की आवाज आई। शिनशिनसी दूसरी रेस्क्यू टीम और सप्लाईज के साथ पहुंच चुका था। वह क्लासरूम में घुसते ही सबसे पहले मुझे ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि मैं अनहार्म्ड हूं तो उसने विजिबली राहत की सांस ली। फिर उसकी नजर शिनबुयू पर जाकर टिक गई। शिनबुयू के वुंड्स को देखकर उसका चेहरा डार्क हो गया। वह तुरंत अलर्ट हो गया। मेकशिफ्ट शेल्टर के अंदर मेडिकल स्टाफ शिनबूस के वुंड्स को क्लीन और बैंडेज कर रहे थे। वुंड बहुत डीप था और स्टिचेस की जरूरत थी, लेकिन शिनबुयू को जैसे पेन महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी आईज लगातार मेरी तरफ जा रही थीं, जबकि मैं पास में बिजी था। उसने अपने बगल में खड़े असिस्टेंट से क्वाइटली पूछा। जब उसने अभी मेरी इंजरी देखी, क्या उसके चेहरे पर कंसर्न की एक भी ट्रेस थी? असिस्टेंट ने अपने बॉस के पेल और स्टबर्न प्रोफाइल को देखा और साइलेंटली अपना सिर झुका लिया। आंसर साफ था। डिजास्टर जोन का रेस्क्यू ऑपरेशन किसी झील में फेंके गए बड़े पत्थर की तरह था, जिसने सबके दिलों में भारी लहरें पैदा कर दी थीं। शिनशिनसी ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे शिनबुयू मेरी खातिर अपनी जान तक रिस्क में डाल सकता है। इससे उसे एक अनप्रेसिडेंटेड और रियल क्राइसिस महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि शिनबायूज की फीलिंग्स मेरे लिए उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डीप थीं। वह अब और वेट नहीं कर सकता था। इसलिए डिजास्टर जोन में रेस्क्यू वर्क मोस्टली स्टेबल होने के बाद उस रात जब मेरी टीम और मैं वापस होम लौटने वाले थे, शिनशिनसी ने कोई ग्रैंड स्पेक्टिकल अरेंज नहीं किया। इंस्टेड उसने टेम्पररी शेल्टर के पास एक छोटे हिलसाइड पर क्वाइट मोमेंट चुना, जहां स्टार्स साफ दिखाई दे रहे थे। वहां सिर्फ हम दोनों थे। नाइट ब्रीज कूल थी। शिनशिनसी ने मेरी तरफ देखा। मैं स्टारी स्काई को देख रहा था। उसने डीप ब्रेथ ली और आगे बढ़कर स्टारी स्काई को ब्लॉक कर दिया। ब्रदर फोंग, एक बात है जो मैं बहुत लंबे समय से सोच रहा हूँ। मुझे लगता है अब तुम्हें बता देना चाहिए। मुझे पता है कि शायद तुमने हमेशा सोचा कि बचपन में मैं तुम्हारे खिलाफ था, एक अनोइंग शैडो की तरह। एक्चुअली ऐसा इसीलिए था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा अटेंशन कैसे पाऊं। तुम बहुत डैजलिंग थे, जैसे लिटिल सन, हमेशा लोगों से सराउंडेड रहते थे। मैं सिर्फ उसी क्लमजी तरीके का इस्तेमाल कर सकता था ताकि कम से कम तुम्हें याद रहे कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, मैं पूरा दिन बार्स में घूमता रहता था। एक्चुअली ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी मैं तुम्हें शिनबुयू के साथ देखता था, मेरा हार्ट हर्ट होता था और मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं। मैं सिर्फ खुद को नम कर सकता था और साथ ही यह उम्मीद करता था कि तुम मुझे देखो। हार्ट ब्रोकन कि ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें चाहता नहीं। वे 3 साल जब मैं अब्रॉड गया, मैं तुरंत तुम्हारे पीछे चला आया, किसी और रीजन से नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब हम बहुत छोटे थे। ये वर्ड सुनकर मैं लंबे समय तक साइलेंट रहा। इन 3 सालों में हार्ट ब्रोकन वर्ड्स मेरे लिए कितना अच्छा रहा था। हर छोटी बात मुझे याद थी। उसने फॉरेन लैंड में पहुंचने की लोनलीनेस के दौरान मेरा साथ दिया। जब मेरा करियर रफ पैच में था, तब साइलेंटली सपोर्ट किया। जब मैं सिक था, पूरी रात मेरे साइड में रहा। मेरे हर डिसीजन का रिस्पेक्ट किया, कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला। उसी मोमेंट हार्ट ब्रोकन वर्ड्स अचानक क्राउच डाउन हुआ और उसने मेरा हैंड पकड़ लिया। बोंगशियो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी वुंड्स हैं। तुमने अभी तक पास्ट को पूरी तरह लेट गो नहीं किया है। मैं हरी में नहीं हूँ। मैं वेट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो? मुझे तुम्हारे साथ प्रॉपरली ट्रीट करने दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह। मैंने हार्ट ब्रोकन वर्ड्स की तरफ देखा। ये वुमन जो मेरे साथ लाफ्टर और टीयर्स के बीच बड़ी हुई थी, फिर भी मेरे हार्डेस्ट टाइम्स में कभी मुझे छोड़कर नहीं गई। मैं काफी देर तक साइलेंट रहा, इतना कि हार्ट ब्रोकन वर्ड्स का दिल लगभग बॉटम तक सिंक हो गया। आखिर में मैंने जेंटली सिर हिला दिया। मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। तुमने मुझसे कन्फेस किया है, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यह सुनते ही शान शिन सीआई इंस्टेंटली एक्सटेटिक हो गया। एक्साइटेड होकर उसने मुझे अपनी आर्म्स में खींच लिया और टाइटली होल्ड कर लिया। हमारे ऑफिशियल रिलेशनशिप की न्यूज हालांकि हमने डिलिबरेटली पब्लिक नहीं की, लेकिन हमारे क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स के बीच अब सीक्रेट नहीं रही। लेकिन जब यह न्यूज शिनबूस के ईयर्स तक पहुंची तो यह आखिरी स्ट्रॉ बन गई जिसने कैमल की बैक तोड़ दी। उस समय वह हॉस्पिटल में आर्म वुंड का ट्रीटमेंट करा रही थी। रेन में सर्च करने और वुंड इन्फेक्शन की वजह से उसे हाई फीवर हो गया था। उसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा। जब उसके असिस्टेंट ने कॉशियसली उसे यह न्यूज दी तो शिनबू पहले स्टन्ड रह गई। फिर वह अचानक हॉस्पिटल बेड से उठकर बैठ गई। उसने अपने हाथ की बैक में लगी आईवी नीडल को खींच कर निकाल दिया। फिर उसने बेड के पास रखी मेडिकल कार्ट को पलट दिया। इम्पॉसिबल, वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? शानशानी, उसे यह राइट किसने दिया? डॉक्टर के रोकने की कोशिशों और असिस्टेंट की डिस्वेजन को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए उसने जबरदस्ती खुद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया। प्रेजेंटर के हाथों से मैंने वो भारी ट्रॉफी ली। फिर मैंने छोटा सा एक्सेप्टेंस स्पीच दिया। मैंने डायरेक्टर और पूरे क्रू को थैंक यू कहा। फिर मेरी नजर ऑडियंस में बैठी शिनशिनसी पर गई। आखिर में मैं खास तौर पर एक इंसान को थैंक यू कहना चाहता हूँ, मेरी बिलवड शिनशिनसी। हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने के लिए धन्यवाद। ये ट्रॉफी आधी तुम्हारी भी है। कैमरा तुरंत शिनशिनसी पर फोकस हो गया।
वो खड़ा हुआ और स्टेज पर मुझे फ्लाइंग किस दी। उसी पल शिनबुयू ने अचानक टेलीविजन बंद कर दिया। अंधेरे में वो भारी सांसें लेने लगी। नहीं, मैं ऐसे बस देखती नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। अवार्ड सेरेमनी के बाद सेलिब्रेशन बैंक्वेट ऑफिशियल फेस्टिवल होटल में देर रात तक चला। उसके बाद मैं और शिनबायू असिस्टेंट्स और बॉडीगार्ड से घिरे अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही हम कार तक पहुंचे, एक शैडो लड़खड़ाते हुए पिलर के पीछे से निकली और हमारा रास्ता रोक लिया। वो शिनबुयू थी। उसने मुझे लाल आंखों से घूरा। चलो बात करते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स नहीं, 3 मिनट्स ही सही। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। तुम्हारे बिना मैं सच में जी नहीं सकती। ये देखकर शिनशिनसी तुरंत आगे आ गया। शिनबुयू, खुद को देखो, तुम क्या बन चुकी हो। होश में आओ। फुनियो अब मेरे साथ है, वो बहुत खुश है। प्लीज उसकी जिंदगी डिस्टर्ब मत करो। खुश? तुम्हें क्या हक है उसे हैप्पीनेस देने का? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? क्या तुम्हें पता है उसे सर्दियों में ठंड से डर लगता है और सोते वक्त वो ब्लैंकेट खींच लेता है? क्या तुम्हें पता है वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकता, फिर भी उसे पसंद है और हर बार आइस वाटर पीकर खुद को संभालता है? तुम उसे कितना जानते हो? मैंने बीच में बोलकर उसे रोक दिया। शिनबुयू, पास्ट की बातें मत उठाओ। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हुआ, कैसे खत्म हो सकता है? शिनबू एक्साइटेड होकर मेरी बांह पकड़ने बढ़ी, लेकिन शिनशिनसी ने उसे रोक लिया। बहस के दौरान किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पार्किंग लॉट के एंट्रेंस पर एक ब्लैक सेडान अचानक कंट्रोल खो बैठी। शायद ड्राइवर ड्रंक था या व्हीकल से कंट्रोल हट गया था। कार अचानक स्पीड बढ़ाते हुए हमारी तरफ खतरनाक तरीके से मुड़ी। सावधान! शिनशिनसी सबसे पहले रिएक्ट किया, लेकिन उससे भी तेज एक और इंसान थी। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही शिनबुयू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे, जो सबसे बाहर खड़ा था, जोर से धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। लेकिन रिकॉइल की वजह से वो खुद पूरी तरह उस आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल के सामने आ गई। एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। शिनबू का शरीर टूटी डोर वाली पतंग की तरह हवा में उछल गया। इमरजेंसी रूम की लाइट पूरी रात जलती रही। मैं और शिनशिनसी कॉरिडोर की बेंच पर बैठे इंतजार करते रहे। आखिरकार इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर थके हुए बाहर आए और बताया कि शिनबू की इंजरीज बेहद गंभीर थीं। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, इंटरनल ब्लीडिंग, लेकिन पूरी कोशिशों के बाद फिलहाल उसकी जान बचा ली गई थी। उसे आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए शिफ्ट किया गया, लेकिन वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर नहीं थी और क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अब भी भारी था। एक और दिन रात आईसीयू के बाहर जागकर बिताने के बाद आखिरकार शिनबुयू की वाइटल साइंस स्टेबल हुई और उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शिनशिनसी मेरे साथ उसे देखने अंदर आई। शिनबुयू सफेद हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। उसके शरीर में कई ट्यूब्स लगी थीं। उसका चेहरा इतना पेल, कमजोर और दुबला हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वो मुश्किल से आवाज निकाल पाई। फोंगस्यो! शिनशिनसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, इशारे से कहा कि वो बाहर वेट करेगी, फिर समझदारी से डोर बंद कर दिया। मैं बेड साइड तक गया और चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर ने कहा तुम फिलहाल डेंजर से बाहर हो। शिनबू लालच भरी नजरों से मेरा चेहरा देखती रही। उसने मुश्किल से अपनी वो हाथ उठाई जिसमें आईवी नहीं लगी थी, जैसे मुझे छूना चाहती हो। लेकिन जब उसने मेरी आंखों में दूरी देखी, उसका हाथ कमजोर होकर नीचे गिर गया। आई एम सॉरी फोंगो, उसने रुक रुक कर बोलना शुरू किया। शुरुआत में कैसे वो फोंगजू के झूठ में फंस गई थी, फिर कैसे उसे अपनी असली फीलिंग्स का एहसास हुआ, लेकिन प्राइड और स्टबर्ननेस की वजह से मानने से इनकार करती रही। और फिर मुझे खोने के बाद जो दर्द और पछतावा महसूस हुआ, वो बार बार माफी मांगती रही, बार बार अपना प्यार कबूल करती रही। उसने अपनी सारी डिग्निटी और प्राइड छोड़ दी और विनम्रता से भीख मांगने लगी। मुझे पता है मैं 1000 बार मरने लायक हूँ, लेकिन प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। मुझे अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करने दो। तुम्हारे बिना जिंदा रहना या मर जाना मेरे लिए एक जैसा है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, बिना उसे रोके, जब तक वो थक नहीं गई और उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर नहीं पड़ गई। तभी मैंने धीरे से कहा, शिनबुयू, इस बार मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा ये लाइफ सेविंग फेवर मैं हमेशा याद रखूंगा। शिनबुयू की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक उभरी, लेकिन मेरे अगले शब्दों ने उस उम्मीद को पूरी तरह बुझा दिया। लेकिन प्यार ग्रेटिट्यूड नहीं होता और उससे भी कम गिल्ट होता है। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका था। उस दिन जब तुमने फोंगुन के लिए अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके मुझे डिटेंशन भेजा और मुझे बेहिसाब तकलीफ झेलने दी। हर बार जब तुमने बिना हिचकिचाहट उसके झूठ पर भरोसा किया और मुझे चोट पहुंचाई, तभी सब खत्म हो चुका था। शिनबुयू, बस यहीं तक रहने दो। इतना कहने के बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा और हॉस्पिटल रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर शिनशिनसी खड़ी थी। मैं उसके पास गया, नेचुरली उसका हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे वार्ड से बाहर चला गया। शिनबू हॉस्पिटल बेड पर पड़ी खाली दरवाजे को देखती रही, मेरी दूर जाती दृढ़ पीठ को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहते चले गए। समय तेजी से बीत गया। एक और साल गुजर गया। इस साल मेरा करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। मैंने एक टॉप इंटरनेशनल डायरेक्टर की एपिक फिल्म साइन की, जिसमें मैंने वॉर के बीच अपने बिलीफ्स पर डटे रहने वाले कैरेक्टर का रोल निभाया।
मेरी एक्टिंग बेहद शानदार और डीपली मूविंग थी। फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट ऑनर माने जाने वाले अवार्ड सेरेमनी में जब बेस्ट एक्टर का नाम अनाउंस हुआ, पूरा ऑडियंस तालियों से गूंज उठा। मैं शांति से खड़ा हुआ और बगल में बैठी इमोशनल शन शिंसी को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। फिर मैं स्पॉटलाइट के नीचे उस ग्लोबली वॉच्ड स्टेज की तरफ बढ़ गया। मैंने सिनेमा के हाईएस्ट ऑनर का सिंबल बनी ट्रॉफी हाथ में पकड़ी और एक्सेप्टेंस स्पीच दी। मैंने क्रू को थैंक यू कहा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को धन्यवाद दिया जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। आखिर में मैंने ऑडियंस में बैठी उस औरत की तरफ देखा। मैं ये ऑनर अपनी फियांसे शन शिंसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि लव इतना ब्यूटीफुल हो सकता है। तुमने मुझे खुद का बेहतर वर्जन बनने की करेज भी दी। मिस शिन, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे गाइडेंस में बिताने का इंतजार कर रहा हूँ। कैमरा तुरंत शिन शिंसी के क्लोजअप पर गया। वो पहले ही खड़ी हो चुकी थी और स्टेज पर मुझे आई लव यू जेस्चर कर रही थी। एक हफ्ते बाद एक लो की लेकिन बेहद वार्म वेडिंग एक प्राइवेट एस्टेट में हुई। सिर्फ सबसे करीबी फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया था। सनशाइन, लॉन, फ्लावर्स और सफेद वेल, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैंने वो सूट पहना था जिसे मेरे क्लोज फ्रेंड और डिजाइनर ने पर्सनली तैयार किया था। सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट। शिनशिंसी के साथ आर्म लिंक किए मैं फ्लावर पेटल से ढके रास्ते पर चल रहा था। हमारी वेडिंग इनविटेशंस कुछ पुराने लोगों को भी भेजी गई थीं। किंशिन कॉर्पोरेशन की टॉप फ्लोर ऑफिस में शिनबुयू विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी नीचे अब भी बस्टलिंग सिटी को देख रही थी। वो 1 साल पहले से भी ज्यादा पतली लग रही थी। डेस्क पर एक डेलिकेट वेडिंग इनविटेशन रखा था, अनटच्ड। वेडिंग के दिन वो नहीं गई। वो सिर्फ उसी ऑफिस में आई थी जहां कभी मेरे और उसके बीच अनगिनत उलझनें रही थीं। तभी अचानक फोन स्क्रीन जगमगा उठी। अननोन नंबर से एक टेक्स्ट आया था। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक फोटो। फोटो में मैंने सूट पहना हुआ था, चमकती धूप के नीचे खड़ा था और कैमरा की तरफ बेहद खुशी से मुस्कुरा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद एक और मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक सेंटेंस था, शिनबुयू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैंने खुद को भी छोड़ दिया है। अपना ख्याल रखना, शिनबुयू। वो उन शब्दों और उस फोटो को घूरती रह गई जैसे किसी भारी चीज ने उसके दिल पर चोट मारी हो। कांपते हाथों से उसने स्क्रीन को छुआ, मेरी खुश मुस्कान को ट्रेस किया। आखिरकार उसके आंसू बेकाबू होकर बह निकले। बड़े बड़े आंसू फोन स्क्रीन पर गिरने लगे। वो एक साथ रो भी रही थी और हंस भी रही थी, बिल्कुल एक पागल औरत की तरह। आखिर में उसने फोन को कसकर, बहुत कसकर अपने जलते हुए सीने से लगा लिया।